ट्रिक्स एंड टिप्स के पार्ट हैं वो सेशन के एंडिंग टाइमलाइंस में आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश के कैप्शंस जो है वो हमने ऐड ऑन कर दिए हैं और इसी के साथ साथ टाइमलाइंस हमने दे दिया। तो आप अपनी टाइमलाइंस पे जंप करके एक बार रेट्रोग्रेड प्लैनेट को समझ सकते हो। फिर भी मैं कहूँगा कि इस सेशन को आप एक बार पूरा देखिए। एकदम से हम कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं और वो है रेट्रोग्रेड प्लैनेट, वक्री प्लैनेट को समझने की कोशिश। वक्री प्लैनेट इंडिकेट क्या करता है? ये इंडिकेट करता है पास्ट के लेफ्ट ओवर कर्मास को, कि भाई कोई काम है जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि मेरे कौन से वो कर्मास हैं जिसकी वजह से वापस से मुझे इस दुनिया में आना पड़ा है और किस पर्सन ने मुझे उस मोक्ष की तरफ जाने से रोक दिया था, क्या ऐसी कोई अलाइनमेंट है जिससे आप समझ सके कि ये जो प्लैनेट है ये आपके लिए दुश्मन की तरह व्यवहार करेगा, दुश्मन एनिमी की तरह व्यवहार करेगा, हमेशा आपको स्टॉप करने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। और वो आपको रोक क्यों रहा है? क्या वो अच्छे के लिए रोक रहा है या बुरे के लिए रोक रहा है? यही होता है कार्मिक कनेक्शंस के अंदर कि लोग आपकी लाइफ के अंदर आते हैं एंड दे जस्ट एकदम से गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। ये होते हैं लेफ्ट ओवर कार्मिक रिलेशंस जो कि कुछ समय के लिए बनते हैं और ये इंडिकेट क्या करते हैं, या तो वो पर्सन आपको एक सही रास्ते की तरफ धकेल देगा या वही पर्सन जो है आपको किसी रॉन्ग रास्ते की तरफ धकेल देगा। अब आपको बस ये जानना है कि ये पर्सन, ये एनर्जी क्या सही एनर्जी थी या फिर रॉन्ग एनर्जी थी, गलत एनर्जी थी। नेम लेटर्स तक आप जान सकते हो कि कौन सा वो पर्सन है जो मेरी लाइफ के अंदर आएगा। कई बार होता है कि पर्सन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है, हर चीज़ का एक नेम है, एक सिटी है तो उसका एक नेम है, किसी नेम लेटर से वो स्टार्ट होती है। और उसके साथ अगर आपके लेफ्ट ओवर कर्मास हैं, इफ़ यू गॉट लेफ्ट ओवर कर्मास विद द सिटी और विद द कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो आप उसमें रहते हुए कितनी भी तैयारी कर लीजिए, एक पर्सन का तो गेन होगा और दूसरे पर्सन का लॉस जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये होती है लेफ्ट ओवर एनर्जीज। रेट्रोग्रेड प्लैनेट इन सब के बारे में बात करते हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट को अगर आप बहुत बारीकी से समझ जाओगे तो आप देखोगे कोई एक प्लैनेट होगा बर्थ चार्ट के अंदर जो कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट को देख रहा होगा, चाहे वो राहु हो, चाहे वो शनि हो, चाहे वो शुक्र हो, कोई ना कोई प्लैनेट होगा जो कि एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट को देख रहा होगा। और वो जो प्लैनेट है वो स्टॉपर की तरह व्यवहार करता है, वो उसे अपने काम को करने से रोकता है। नहीं तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट के पास क्या नहीं है? रेट्रोग्रेड प्लैनेट के पास चेष्टा बल है। चेष्टा बल मीन्स उसके पास एफर्ट देने की एनर्जी है। वो चाहता है कि मैं एफर्ट दूँ, मैं सब कुछ बदल के रख दूँ। भाई बदल दे। अगर फिर प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? द प्रॉब्लम इज़ नॉट विद द प्लैनेट, द प्रॉब्लम इज विद द एस्पेक्टिंग प्लैनेट। जो देख रहा है उसके साथ दिक्कत है। जुपिटर रेट्रोग्रेड के केस में जुपिटर रेट्रो को शुक्र जो है वो देखता हुआ होता है। मोस्ट ऑफ द बर्थ चार्ट्स में जुपिटर इज रेट्रोग्रेड एंड शुक्र जो है वो 7th एस्पेक्ट से जुपिटर को देख रहा है। अब जुपिटर क्या है? अध्यात्म है। शुक्र क्या है? भोग है। तो जैसे ही आप किसी पर्सन से कहोगे ना कि यार तुम्हारे पास अध्यात्म का बहुत गहरा ज्ञान है, बिकॉज यू गॉट जुपिटर रेट्रोग्रेड, तो तुम्हारे पास अध्यात्म जो है तुम्हारे अंदर फ्लो करता है, तो तुम्हें इसे दुनिया को देना चाहिए। द पर्सन विल आस्क यू, इससे पैसा नहीं बनाया जा सकता क्योंकि शुक्र उसे देख रहा है। तो शुक्र स्टॉपर की तरह व्यवहार कर रहा है। शुक्र आपको दिखाएगा यार तुम्हारे पड़ोसी ने कोई बढ़िया कार ले ली है, तुम नहीं ले पाए हो, तो यू विल फील बैड अबाउट दैट जुपिटर, बैड अबाउट दैट जुपिटर रेट्रोग्रेड। बैड कि भाई मैं इतना पढ़ता हूँ, मुझे इतना ज्ञान है, पर मैं इस ज्ञान का करूँ तो करूँ क्या? नहीं तो हर इंसान जो है अपने कर्मास को क्लियर कर ले। हर इंसान, बहुत ही ईजी हो जाए प्रोसेस कि एक प्लैनेट है, उसके पास चेष्टा बल है, एफर्ट दीजिए और अपने कर्मास को क्लियर कर लीजिए। लेकिन कोई है उसके साथ साथ वो बैठा हुआ है जो कि उसे होने नहीं देता। और ये एक ही जन्म की बात नहीं है, ये जन्मों से चली आ रही व्यवस्था है कि वो प्लैनेट बार बार स्टॉपर की तरह व्यवहार करेगा। इसीलिए लेफ्ट ओवर रिलेशंस जो हैं जीवन में आते हैं। कई बार वो अच्छी दशाओं में अगर आ गए तो आपको एक अच्छे रास्ते पर डाल देंगे जिससे कि आप अपने सारे कर्मास क्लियर कर सकते हो, और अगर गलत दशाओं के अंदर वो एनर्जी रही तो फिर आपको ऐसे रास्ते में पुट कर देंगे जिसमें कि आप अपने कर्मास को क्लियर नहीं कर सकते। दिस हैपन्स विद द लेफ्ट ओवर कर्मास, दिस हैपन्स विद द रेट्रोग्रेड प्लैनेट। वक्री ग्रहों के साथ ये होता है। तो आप समझ सकते हो कि वक्री ग्रह कैसे जीवन को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे जीवन को प्रभावित करते हैं। वो आपकी प्रोग्रेस को रोक सकते हैं, वो आपके प्रोग्रेस के रास्ते पर डाल सकते हैं। मैंने ऐसे भी चार्ट्स देखे हैं वेयर बुध इज रेट्रोग्रेड, व्हाट यूल फील कि भाई बुध रेट्रोग्रेड है, ये पर्सन जो है फाइनेंस के मैटर्स में अच्छा नहीं कर पाएगा। एंड द पर्सन जो है वो बिजनेस में, फाइनेंस के मैटर्स में बहुत शानदार वर्क करता है। MIT जैसे इंस्टीट्यूट से वो पढ़ के निकलता है, उसके बाद वो बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि बुध रेट्रोग्रेड का मतलब क्या है? उसने जन्म दर जन्म, लाइफ आफ्टर लाइफ उस बुद्ध की इन डेप्थ स्टडी करी है। जुपिटर रेट्रोग्रेड का मतलब क्या है कि स्पिरिचुअल नॉलेजेस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इनके बारे में इन लोगों के पास जो ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, वो बहुत सुपीरियर लेवल की होती है। द सेम हैपन्स विद द सैटर्न रेट्रोग्रेड। यहाँ पे पर्सन को प्रोफेशन के बारे में बहुत गहरी जानकारी होती है। अगर उसको किसी टीम का मेंबर बना दो, टीम का मैनेजर बना दो, टीम का हेड बना दो, तो वो पर्सन बहुत अच्छा उससे डील कर सकता है क्योंकि उस पर्सन को उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम के बारे में इन डेप्थ रिसर्च है। उसने अपनी लाइफ का एक हिस्सा
70-80% अपनी लाइफ का उसी काम को दे दिया, उस काम को डिवोट कर दिया। फिर ऐसे लोगों को क्या लगता है कि यार हमारे साथ पॉलिटिक्स बहुत खेली जा रही है। कोई भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता है तो उसके साथ पॉलिटिक्स होती ही होती है, उसके साथ इश्यूज आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। वो उस प्लैनेट की वजह से नहीं, द 7th एस्पेक्ट की वजह से होता है कि जो देख रहा है वो समस्याओं को पुट कर रहा है, वो रोक रहा है आपको कि आप उसकी तरफ ना जाइए, बचिए उसकी तरफ जाने से। कई बार तो आप उसकी तरफ जाओगे तो चीज़ें बेकार हो जाएंगी, और कई बार अगर आप बच जाते हो या उसकी तरफ चले जाते हो तो चीज़ें जो हैं वो ईजी हो जाती हैं। तो कोई भी व्यवस्था हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द बर्थ चार्ट, कैसी अलाइनमेंट है, क्या और पोजीशन है। लेकिन यहाँ से ये अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि कौन सी वो एनर्जी है जो हमें रोकने का काम कर रही है। यही मैं कहता हूँ गाइज, जब आप कहते हो ना अलग अलग चीज़ों को, जैसे भाव, राशि, तो इन दोनों में फ़र्क होगा। जैसे जब आप कहते हो नक्षत्र, तो नक्षत्र और प्लैनेट में फ़र्क होता है। आप ग्रह को नक्षत्र के इक्वल नहीं रख सकते। नक्षत्र इज ऑल अबाउट कोई चीज़ तुम्हें प्राप्त करनी है तो वो कैसे करनी है, व्हाट इज़ द वे टू अचीव समथिंग। प्लैनेट इज टेलिंग यू कि प्राप्त क्या करना है, नक्षत्र इज टेलिंग यू कि प्राप्त कैसे करना है, द वे टू अचीव इट। जब एक नया टर्म है, एक नया नाम है, तो उसका एक नया काम होगा। ऐसे ही नए नए नाम नहीं दिए जाते। अगर आप किसी को नया नाम दे रहे हो तो उसको कुछ नए काम भी दे रहे हो, कुछ नया रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। एंड दिस हैपन्स विद द नक्षत्र, भाव, राशि। लोग इनको एक ही चीज़ मान के प्रेडिक्शन करते हैं। अगर वो सूर्य को एज अ प्लैनेट देखेंगे और सूर्य को इन द नक्षत्र देखेंगे तो दे विल फील कि भाई सूर्य ही वर्क कर रहा है ना। वहाँ इंडिकेट क्या कर रहा है कि सूर्य इंडिकेटिंग कि मैं ये ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। तो द बैक टू द टॉपिक इज़ अ रेट्रोग्रेड प्लैनेट, उसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। और अगर आप अपनी लाइफ को रेट्रोग्रेड प्लैनेट के आसपास ले आते हो तो आप अपनी लाइफ में जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। जुपिटर रेट्रोग्रेड, पर्सन ने एजुकेशन में ब्रेक देखे, एजुकेशन में उसने चैलेंजेस को फेस करा, उसकी फैमिली उसके इमोशंस को नहीं समझ पाती है, उसका इकोसिस्टम उसे नहीं समझ पाता है। एंड पर्सन के साथ क्या होता है, द पर्सन एंटर्स इनटू द अध्यात्म में चला जाता है, अपने सारे डोर्स को बंद कर लेता है, घर में रहता है, बुक्स पढ़ता है, अध्यात्म में रहता है। एंड द पर्सन जो है टर्न्स आउट टू बी बहुत बड़ा स्पिरिचुअल कोई लीडर बन जाता है, कोई आध्यात्मिक नेता बन जाता है, प्रणेता बन जाता है, क्योंकि उसने उस प्लैनेट के ऊपर ट्रस्ट रखा। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट हमेशा आपसे ट्रस्ट डिमांड करते हैं। दिस इज़ द मेन थिंग कि रिलेशनशिप में जो कार्मिक रिलेशंस होते हैं वहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज, ट्रस्ट डेफिसिट जब आने लग जाए, दैन यू फील कि भाई ये जो है ये कहीं ना कहीं लेफ्ट ओवर कर्मा की एनर्जी है, वो चैनलाइज हो रही है डिफरेंट वेज से, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट आ रहा है, जो कि एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट ही लाके देता है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट हमेशा ट्रस्ट डेफिसिट दिखाता है, विश्वास की कमी दिखाते हैं। जैसे ही रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपकी लगन को, सेकंड हाउस, 5th हाउस, इनको इन्फ्लुएंस करने लगेगा, यू विल फील यार इन द मैटर्स ऑफ दीज हाउसेस मुझे ट्रस्ट है ही नहीं, मैं विश्वास नहीं कर पाता हूँ। ये इशू है एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट का कि उसे ट्रस्ट नहीं हो पाता। और अगर आप उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट कर लो, पूरा विश्वास कर लो, तो आपके बड़े से बड़े चैलेंजेस को वो ख़त्म करके रख देता है, क्योंकि आपने उस प्लैनेट को मास्टर कर लिया। यू जस्ट मास्टर्ड दैट प्लैनेट। तो अब रेट्रोग्रेड प्लैनेट, उसको देखने वाला प्लैनेट, उसको रोकने की कोशिश करता है। तो ये काम कैसे करेगा? लाइक रेट्रोग्रेड प्लैनेट है तो वक्री प्लैनेट है, तो उसको कुछ कर्मास हैं जिनको वो ख़त्म करने के लिए आया है। तो वो कैसे उन्हें ख़त्म कर पाएगा जब कोई उसे रोक रहा है? तो वो जिस राशि में है, जिस हाउस में है, उसने उसे बहुत 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 सोच विचार करके पिक करा है। अगर वो 9th हाउस में है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि मैं एज अ टीचर बन के, एज अ गुरु बन के अपने कर्मास को ख़त्म करूँगा। अगर वो 8th हाउस में है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि मैं अपने 8th हाउस की एनर्जी को यूज़ करके और डेप्थ में रिसर्च करके एक तांत्रिक बन के, एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर बन के, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपने पूर्वजों के लिए, पितराज के लिए, फॉरफादर्स के लिए बहुत डोनेशन करता है, ये सब काम करके अपने लेफ्ट ओवर कर्मास को ख़त्म करूँगा। तो एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपको इंडिकेट कर रहा है कि भाई जो मुझे देख रहा है वो मेरे लिए समस्या है। जिस हाउस में, जिस राशि में बैठा हूँ, उसका मैं यूज़ करूँगा टू कंप्लीट माई ऑल दोज कर्मास, जो अपने कर्मास है उन्हें ख़त्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर रेट्रोग्रेड इन कैप्रिकॉन, नीच का प्लैनेट कैसे व्यवहार करेगा? व्हाट यू फील अबाउट नीच का प्लैनेट है, रेट्रोग्रेड है, यू बी लाइक भाई बहुत बेकार चीज़ है। उच्च का हो जाएगा। अब उच्च का वो कब होगा? जब वो कैप्रिकॉन एनर्जीज का यूज़ करने लगेगा। कैप्रिकॉन क्या है? निष्काम कर्म। तो उस पर्सन को ना पैसा मिलता है, ना लाभ मिलता है, बट वो टीचिंग देना शुरू कर देता है और स्टेप बाय स्टेप उस पर चलता रहता है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो पर्सन बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लीडर बन जाएगा। अगर वो पर्सन शुरू में ही शुक्र के ट्रैप में आ जाए, व्हाट द ट्रैप वाज पैसा, व्हाट द ट्रैप वाज रिलेशनशिप, वो वहीं पे फेल करेगा, वहीं डिक्लाइन हो जाएगा उसका। और ऐसा होता भी है।
जुपिटर रेट्रोग्रेड एस्पेक्टेड बाय शुक्र। आपको ये लगेगा कि जब इस पर्सन ने एजुकेशन का टाइम था, एजुकेशन का दौर था, तो इसने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को फेस करा है, इसने फेस करे हैं रिलेशनशिप के इश्यूज़। इसको क्लास में, स्कूल में एक तरफ धकेल दिया गया था, अकेला कर दिया गया था बिल्कुल, ताकि आप उस प्लैनेट पे ट्रस्ट खो दो, ख़त्म हो जाए आपका उसके ऊपर ट्रस्ट। और ये आपको नहीं करना है। ये है वो ट्रैप जो हर प्लैनेट सेट करता है, जस्ट टू स्टॉप दैट प्लैनेट कि भाई इसको हम काम नहीं करने देंगे। किसी भी जुपिटर रेट्रोग्रेड वाले जिसको वीनस देख रहा है उससे पूछ लीजिएगा, दीज थिंग्स हैपेंड विद यू अराउंड योर चाइल्डहुड एंड द पर्सन विल टेल यू कि मैं कितने ही ऊपर की फैमिली में जन्म ले लूँ, लेकिन हमेशा द कम्स टू द फाइनेंसेस वो एक स्ट्रगल बन के निकलेगा ही निकलेगा, हमेशा निकलेगा, क्योंकि उस प्लैनेट ने, शुक्र ने उसको रोक दिया है, थाम दिया है। तो आप अपने चार्ट में देखिए कौन सा प्लैनेट रेट्रो है, कौन उसको देख रहा है, क्यों उसे देख रहा है। आपको अगर कोई देखे टकटकी लगा के तो यू से भाई क्यों देख रहा है, तो उसको वो क्यों देख रहा है, कोई रीज़न होगा। जिस राशि में है, जिस हाउस में है, उसका यूज़ करोगे तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट के कर्मास ख़त्म हो जाएंगे। नवमांश कुंडली के अंदर रेट्रोग्रेड प्लैनेट बहुत कुछ दिखाता है, और नक्षत्र जो होते हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट के, वो एक अलग लेयर, एक अलग डायमेंशन को रूल करते हैं। उनको हम सेकंड या थर्ड सीरीज़ में जो है वो डील करेंगे। एक में ही करेंगे तो चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड और कंपाइल्ड हो जाएंगी कि आपके लिए दिक्कत होगी। सारा सेशन गाइज आपको मिल जाएगा। लोगों को यही नहीं पता है कि प्लैनेटों की गतियाँ होती हैं। वक्री इज़ अ टाइप ऑफ मोशन, एक गति का तरीका है। तो महर्षि पाराशर ने 8 टाइप ऑफ मोशंस बताए हैं कि हर प्लैनेट के पास 8 तरह की गतियाँ होती हैं, और गतियाँ डिसाइड कौन करता है? सूर्य महाराज। उनके आसपास जैसे ही प्लैनेट आता है तो अति शीघ्र हो जाता है, बहुत तेज़ी से चलने लगता है। उनसे जैसे ही 5th हाउस में कोई प्लैनेट फॉल करता है, 5th में, 6th में, तो वो वक्री होना शुरू कर देता है। और सूर्य से जब आप 7th और 8th में देखते हो तो एक्चुअल में प्लैनेट होता है अति वक्री। अति वक्री कौन सी पोजीशन है? जिसमें कि प्लैनेट, लेट्स से दिस इज द प्लैनेट, तो ये अगली राशि में ना जाके पिछली राशि में एंटर कर जाता है। दिस इज द अति वक्री मोशन। तो अति वक्री बहुत इंटेंस मोशन है। अति वक्री इंडिकेट करता है कि सूर्य से आपके प्लैनेट की डिस्टेंस जो है वो 7th हाउस में या फिर 8th हाउस में फॉल कर रही है। तो आप सिंपल सी इस ट्रिक को लगा के देख सकते हो कि आपने सूर्य से देखा कि यार कोई प्लैनेट सप्तम या अष्टम भाव में आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो वो वक्री पोजीशन में जा सकता है, अति वक्री हो सकता है। 5th और 6th में देखा तो आप कहोगे वक्री है। वक्री है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अति वक्री हाइपर स्टेट में है वो प्लैनेट, और जब भी प्लैनेट हाइपर स्टेट में होता है तो बड़ी इवेंट देता है। मैं आपको इस सेशन में चीज़ें आराम से बता सकता हूँ, क्योंकि आई एम समवन जिसके पास रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है वो उपस्थित हैं, एनर्जीज हैं उनकी, और द दशा पार्ट ऑल्सो मैंने चेक करा है कि कैसे इसकी दशास जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं। मेरे आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जिनके चार्ट्स के अंदर रेट्रोग्रेड प्लैनेट भी हैं और उन्होंने उसकी दशा को भी फेस करा है, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट जो हैं उनमें मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। हर पर्सन की एक क्लियर पिक्चर है कि भाई रेट्रो प्लैनेट इस तरह व्यवहार करता है। कोई बुक है उत्तर कालमृत, दिस सेज कि भाई रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है नीच का उच्च की तरह व्यवहार करता है। एंड द सेकंड बुक जो है वो कहेगी कि उच्च का है तो वो उच्च की तरह व्यवहार करेगा, नीच का है तो नीच की तरह करेगा, बेनिफिक होगा, मेलेफिक होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अ रेट्रोग्रेड प्लैनेट इंडिकेट करता है कि क्या काम आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे पिछले जीवन में, जिसमें आप हाइपर इंटेंसिव एनर्जीज आपने इन्वॉल्व कर दी है। तो एक एज अ पर्सन हमारी लाइफ जो होती है उसमें हम सब काम करते हैं, लेकिन जिस भी इंसान का जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा वो इंडिकेट क्या करता है कि ये पर्सन सेल्फ स्टडी करता है, दिन भर नॉलेज जो है प्राप्त करता रहता है, नॉलेज सीकिंग में रहता है। इसके घर में आपको बुक्स बहुत मिलेंगी, इसके स्मार्टफोन में आपको पूरा कंटेंट भरा भरा मिलेगा कि भाई इसके पास सब कुछ है, कहीं से कुछ ले लिया, कहीं से कुछ ले लिया, रिसर्च करते रहना उसके ऊपर। ये एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट से होता है कि ये हाइपर इंटेंस होता है, हमेशा हाइपर इंटेंसिव एनर्जीज होती हैं इस प्लैनेट की। आपने उसके रिगार्डिंग काम बहुत करा है, और इस जीवन में आपको कोई प्लैनेट है जो उसको नहीं करने देगा। द प्लैनेट विल से भाई अब रुक जाओ, अब वो काम मत करो। तो ये जो प्लैनेट है जो उसे देख रहा है, ये वो टांग अड़ा देता है, ये वो रोक देता है कि नहीं अब ये काम जो है हमें नहीं करना है। तो अगर ये प्लैनेट आपके लिए अच्छा है तो आप उस काम को छोड़ दीजिए, और अगर ये प्लैनेट आपके लिए बेकार है तो उस काम को आप करते रहिए। यही होता है चार्ट को अंडरस्टैंड करना। इसीलिए कई बार राजयोगास वर्क ही नहीं करते, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स जस्ट एक राजयोग को पिक करा, नेम वाइज एक राजयोग है कि भाई ये राजयोग लग रहा है तुम्हारे अखंड साम्राज्य योग है। वहीं पर आप उसको देखिए तो सही, द प्लैनेट मेकिंग इट, इज इट जुपिटर वीनस, क्या ये दोनों कनेक्टेड होकर कुछ योग बना रहे हैं? अगर बना रहे हैं तो कहीं कोई प्लैनेट रेट्रो तो नहीं है, वक्री तो नहीं है। तो हमें जो योग लग रहा था वो एक दुर्योग हो गया, क्योंकि दोनों प्लैनेट एक्चुअल में एक बैटल में है। एक कह रहा है कि मैं चलूँगा, दूसरा कह रहा है कि नहीं मैं चलूँगा।
तो इससे इश्यूज़ बहुत लाइफ के अंदर आ जाते हैं, तभी तो लाइफ सेटल अप नहीं हो पाती है। दैट्स द मेन बेसिक थिंग कि 5 रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, पर्सन बहुत इंटेंस पर्सन है, आप उसकी इंटेंसिटी का अनुमान नहीं लगा सकते। 2 रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर एक साथ किसी हाउस में बैठे हुए हैं, इट मीन्स कि वो हाउस सामान्य हाउस है ही नहीं, वो बड़ा इंटेंस हाउस है, क्योंकि ये पर्सन के अंदर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इसने उस काम को करने में अपनी पूरी एनर्जी झोंक दी है। इसकी लाइफ का 90% जो है वो वही 2 प्लैनेट्स मिलके बनाते हैं। नाउ यू आर पिकिंग बुध, यू आर पिकिंग शुक्र, बट द पर्सन इज सेइंग कि नहीं भाई, मेरा तो जुपिटर, शनि और ये एक 3rd प्लैनेट जो है ये रेट्रो के साथ बैठा हुआ है, तो आपको इनको सबसे पहले पिक करना होगा। और इसी वजह से कई बार आपकी एनर्जी जो है चक्रास में अटक जाती है। इसे कहते हैं चक्र की जो अलाइनमेंट है बिगड़ गई। जैसे जुपिटर से चक्र की अलाइनमेंट बिगड़ती है, शनि से भी बिगड़ती है। रेट्रोग्रेड सैटर्न जो है आपके अनाहत चक्र के अलाइनमेंट को बिगाड़ देता है। रेट्रो सैटर्न वाला पर्सन जो है अपने आप को एक्सप्रेसिव मोड में रख ही नहीं पाता, अपने एक्सप्रेशंस को बाहर ही नहीं निकाल पाता, बता ही नहीं पाता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट गाइज एनर्जीज़ को अनबैलेंस कर देते हैं। आप ये मान सकते हैं कि जिस भी हाउस के अंदर बैठेंगे उसे थोड़ा अनबैलेंस करने की एनर्जी इनके अंदर होती है। लेकिन अगर ये अच्छा है आपके लिए और अगर आप इसके टुवर्ड पूरा ट्रस्ट दिखा देते हो, पूरा ट्रस्ट, तो बिलीव मी ये वो प्लैनेट है जो आपको जीवन की ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। चाहे आपने कुछ करा हो नहीं करा हो, चाहे आपको कुछ आता हो या नहीं आता हो, चाहे आपकी एजुकेशन अच्छी है या नहीं है, ये फिर भी आपको वो नेम, फेम, सक्सेस देगा। सामान्य प्लैनेट की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है जितनी इनकी है, क्योंकि इन्होंने इंटेंसिव एनर्जीज उस प्लैनेट को पुट करा दी हैं, दे दी हैं। तो कैसे एक प्लैनेट आपके किसी हाउस में बैठ के चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो भी सेशंस हैं सीरीज़ फॉर्मेट के अंदर हैं, तो अभी हम प्लैनेट इन द हाउसेज ले रहे हैं। सेकंड सेशन में आप बताइएगा कि हमें किस प्लैनेट को पिक करना चाहिए फॉर द फर्स्ट अलाइनमेंट। क्या हम जुपिटर को 12 हाउसेज में समझें एज अ रेट्रो प्लैनेट, या शनि को समझें, या फिर मंगल को समझें? तो उसके लिए आप हमको एक बार सेकंड सेशन के अंदर बताइएगा कि कैसे वो प्लैनेट आपको और हमको कनेक्ट कर पाए या जोड़ पाए। तो उसके लिए आई एम जस्ट वेटिंग कि आप क्या कमेंट के अंदर लिखते हो। नाउ वी स्टार्ट विद द लग्न, कि कोई भी प्लैनेट है साहब रेट्रोग्रेड हो गया लगन के अंदर, तो वक्री प्लैनेट जब भी लगन के अंदर होगा वो लगन की एनर्जीज़ को टैप मोड में ले आता है कि यहाँ पर पर्सन ने अपनी सारी एनर्जी अपनी लगन के अंदर ही स्टैब्लिश करके रख दी है। लगन क्या है? लगन तनु भाव है। लगन आपकी फिजिकल बॉडी को दिखाती है। वक्री प्लैनेट इन द लग्न, तो पर्सन का फिजिकल बॉडी के ऊपर या तो पूरी तरह ट्रस्ट है कि भाई जो भी करना है मुझे अपने एफर्ट से करना है, या फिर बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं है, उसको विश्वास ही नहीं होता कि मैं इतना कुछ कर पाऊंगा। ये ही ट्रस्ट डेफिसिट ये प्लैनेट इन द लगन इंडिकेट कर रहा है कि पर्सन को या तो खुद के ऊपर पूर्ण विश्वास है या फिर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि वो नहीं कर पाएगा। तो या तो हमेशा हाइपर ओवर कॉन्फिडेंस की जो स्टेट होती है उसमें पर्सन रहेगा, या बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस पर्सन के अंदर नहीं होगा। ये एक समस्या होती है अगर कोई भी प्लैनेट रेट्रो होकर लगन के अंदर इंडिकेट हो जाए या बैठ जाए। इस प्लैनेट की अप्रोच क्या है कि ये प्लैनेट सेकंड हाउस की तरफ नहीं जा रहा है, जो कि फाइनेंस है, स्टेबिलिटी है, मैरिज है, बल्कि 12th हाउस की तरफ जा रहा है। तो एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट इन द लगन इंडिकेट करता है कि इस पर्सन की ज़्यादातर यात्राएं जो हैं वो परिवार से दूर रही हैं, परिवार से पृथक रही हैं, और लिबरेशन, आइसोलेशन, डिटैचमेंट, इनके अंदर इसने बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ को पुट करा है। ये कहीं ना कहीं विश्वास करता है कि भाई लिबरेशन होगा, डिटैचमेंट होगा, आइसोलेशन होगा, दूर निकलेंगे, बाहर जाएंगे, समस्याओं को सॉल्व करेंगे, मोक्ष की यात्राएं करेंगे, इन्हीं से मेरा कोई समाधान जो है वो इस जीवन के अंदर निकलने वाला है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट जहाँ पे भी बैठते हैं वहाँ पे वो हेल्थ के इश्यूज़ को बाहर निकालने की, उभारने की कोशिश करते हैं। तो रेट्रो प्लैनेट इन द लगना इंडिकेट करता है कि जो चाइल्डहुड है वो टफ रहा है, टॉक्सिक रहा है, क्योंकि आपके बिहेवियर को, आपके पैटर्न को, आपकी पर्सनालिटी को लोग जो है वो समझ नहीं पाते। पीपल फील कि भाई इस पर्सन को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आवश्यकता है, बट द पर्सन इज एक्चुअली फुल्ली डेवलप्ड। वो पूरी तरह से डेवलप्ड है, पूरी तरह से मैच्योर है, क्योंकि हर रेट्रोग्रेड प्लैनेट एक मैच्योर प्लैनेट होता है। चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो बुध हो, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे वो शनि महाराज हो। क्यों मैच्योर होता है? क्योंकि उसने उसकी इन डेप्थ स्टडी करी है। तो आपकी लाइफ एक ऐसी शेप ले लेती है जहाँ पे यू आर जस्ट साइडनिंग विद वन प्लैनेट। लेट्स से जुपिटर इज रेट्रोग्रेड इन द लगना, तो पर्सन क्या करेगा कि यार अध्यात्म के अलावा कुछ भी जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। सैटर्न रेट्रोग्रेड इन द लगना, तो पर्सन विल डू कि भाई वर्क लाइफ और करियर के अलावा सब कुछ जो है व्यर्थ है। तो उसकी एक सिंगल साइटेड अप्रोच होती है, और यही उसे कभी कभी ट्रस्ट डेफिसिट में डाल के हाइपर कॉन्फिडेंट रहेगा, या बिल्कुल ही उसका कॉन्फिडेंस जो है वो डगमगाता रहेगा, परेशान रहेगा। नाउ इस प्लैनेट को समस्या सीधी स्ट्राइक कर सकती है 7th हाउस से, जो कि पार्टनरशिप का, मैरिज का और स्पाउस का हाउस है। यहाँ पे ये हो सकता है कि आफ्टर द मैरिज, और जैसे कोई पार्टनरशिप बिल्ड होती है, या तो वो पार्टनर आपको पूरी तरह से हेल्प करता है, या बिल्कुल ही आपको जो भी यात्रा है, जर्नी है, उसको ख़त्म कर देता है।
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो टांग अड़ाने की कोशिश की जाएगी वो 7th हाउस से सीधी सीधी की जाएगी, सीधी सीधी सीधा ही वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। कौन सी ऐसी एनर्जी है जिससे कि आप परेशान हो चुके हो? प्लैनेट मंगल और सूर्य, इन दोनों की पोजीशन आपको अपने चार्ट के अंदर देखनी चाहिए। मैक्सिमम केसेस के अंदर ये जो दोनों प्लैनेट हैं ये किसी ऐसी पोजीशन में मिलेंगे जो या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं कि भाई उच्च की राशियों में चले गए हैं, या बिल्कुल ही 6, 8, 12 इन हाउसेज से कनेक्ट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? यही वो एनर्जीज़ हैं जो आपको चाहिए, जो आपको नीड है जिनकी टू कंप्लीट योर सोल पर्पस यात्रा। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि अगर कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपकी लगन के अंदर है तो द वे यू कनेक्टिंग विद योर फादर, द वे यू कनेक्टिंग विद योर सिबलिंग्स विल डिसाइड द फेथ ऑफ योर रेट्रोग्रेड प्लैनेट। आपकी यात्रा का, आपकी जर्नी का फेथ जो है वो डिसाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे यात्रा मैक्सिमम टाइम पे आपको ऐसा दिखाई देगी कि यार हाँ चैलेंजेस से भरी हुई है, इसके अंदर स्ट्रगल है, इसके अंदर चैलेंजेस हैं। और कम्स टू अगर मैं बिज़नेस की बात करूं या इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की बात करूं तो मेरी इच्छा है बिज़नेस करना, मेरी इच्छा है इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना, लेकिन मैं वो नहीं ले पाता हूं कॉज आई गॉट नो सपोर्ट फ्रॉम द फादर और द सिबलिंग साइड। तो सूर्य और मंगल अगर ये आपको सपोर्ट करने पे आ गए, कोई आपको रोक नहीं सकता। और अगर इन्होंने हाथ पीछे खींच लिया तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप इस रेट्रोग्रेड प्लैनेट की रेमेडी कराइए, अदरवाइज पूरी लाइफ में कन्फ्यूज़न, डिल्यूज़न, इल्यूज़न, चैलेंजेस, यही बातें चलती रहेंगी। और वो भी मॉर्निंग के टाइम सबसे ज़्यादा, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना 6 से 8 बजे, यू फील कि भाई मैं जैसे ही सुबह 6 से 8 उठता हूँ एक्चुअल में मैं ज़्यादा कन्फ्यूज स्टेट में रहता हूँ। ये क्यों होता है? कॉज ऑफ दिस रेट्रोग्रेड एनर्जी। ये है वो एनर्जी। और 7th हाउस है वो हाउस जिसने आपको अटका दिया, रोक दिया, भटका दिया। तो हमेशा हमेशा गाइज अपने पार्टनर का, अपने स्पाउस का इवन जो है वो ध्यान रखने की आवश्यकता है। ध्यान रखने की इन द सेंस कि अगर आप अपने पर्पस पे हो, कोई आपने पर्पस बना लिया है अपना, तो आप ये विश्वास करिएगा कि वो पर्सन उसमें आपका साथ दे। अगर वो उसमें टांग अड़ा रहा है या आपको रोकने की कोशिश कर रहा है तो सिचुएशन जो है वो खतरनाक हो सकती है, ख़राब हो सकती है। अगर आप ये सेशन यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट के अंदर अपने प्लैनेट का नाम जरूर बताइएगा, सो वी हैव अ ग्लिम्स और आइडिया हमको लग जाए कि हमें किस प्लैनेट से नेक्स्ट सेशन जो है वो स्टार्ट करना है। ये आपका एक तरीका है जिससे कि आप हमारे साथ कनेक्ट करते हो और चीज़ों को शेप देने की कोशिश करते हो। एट द एंड दिस चैनल बिलोंग्स टू यू गाइज। अगर हम बात करें 2nd हाउस की, कि 2nd हाउस में कोई रेट्रो प्लैनेट है, तो एक रेट्रो प्लैनेट जहाँ पर भी होता है वहाँ पर वो एनर्जीज़ को अप और डाउन करने की कोशिश करता है, उसमें फ्लक्चुएशन लाने की कोशिश करता है। 2nd हाउस क्या है? 2nd हाउस है अर्थ का भाव। 2nd हाउस आपको सस्टेनमेंट देता है, उसके लिए वो आपको पैसा देता है, वो आपको धन देता है, वो आपको खाना पीने का सामान देता है, वो आपको बताता है कि भाई तुम्हारे कोई भी आइडियाज़ हैं, कोई विचार तुम्हारे अंदर आया कि यार आज मैं बिज़नेस करूँगा, तो आपको 2nd हाउस चाहिए, आपको अपनी फैमिली से सपोर्ट चाहिए, एक ऐसा दोस्त चाहिए जो आपसे कहे नहीं यार यू आर ऑन द राइट ट्रैक, तुम बिल्कुल ठीक स्थिति पे हो। और यही चैलेंजेस रेट्रो प्लैनेट ने पुट कर दिए। उसने आपको ये बता दिया कि यहाँ पे तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रेट्रो प्लैनेट ट्रस्ट नहीं करता। उसके अंदर ट्रस्टिंग डेफिसिट आप कह सकते होता है कि यार वो विश्वास नहीं करता। तो कई बार रेट्रो प्लैनेट इन द 2nd हाउस फैमिली के ऊपर, फाइनेंसेस के ऊपर, पर्सन के पास पैसा रखा हुआ है बट फिर भी उसको विश्वास नहीं होता कि यार ये पैसा काम आ जाएगा, नहीं आएगा, क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, फैमिली ग्रो कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, इन्हीं चीज़ों में वो लगा रहता है। और हमेशा वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो उसका साथ देता रहता है, उसके पीछे पीछे जो है वो चलता रहता है। स्पेशली अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो या फिर आप अपने ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फिर फादर के हाउस या फिर ग्रैंडफादर के हाउस के अंदर रहते हो, क्योंकि कौन सी वो एनर्जी है जो आपको काम नहीं करने देगी इज़ द 7th फ्रॉम द रेट्रोग्रेड प्लैनेट, जो कि है आपका अष्टम भाव। तो अष्टम भाव की वजह से पॉजिटिव साइड ऑफ द अष्टम भाव इज़ द ऑकल्ट, इन डेप्थ स्टडी, डीप रिसर्च, शेयर स्टॉक मार्केट, इससे आप बहुत कुछ जनरेट कर सकते हो। नेगेटिव साइड ऑफ द अष्टम भाव इज़ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, आपके फॉर फादर्स, उनके ऋण, उनका जो डिमांड है आपसे, उनके जो कर्मास हैं वो आपको ग्रो नहीं करने देते हैं। तो नेगेटिव साइड जो है वो है फॉर फादर्स की तरफ से या फिर अष्टम भाव की नेगेटिव ऊर्जाओं की तरफ से आता हुआ कुप्रभाव। कई बार 2nd हाउस में बैठा हुआ रेट्रो प्लैनेट ही पर्सन को साइकोलॉजिकल इश्यूज़ दे देता है। उसको ऐसा फील होता है कि या तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, लोगों को बता नहीं पा रहा कि मेरी अप्रोच क्या है, मुझे चाहिए क्या, या फिर मैं किसी साइकोलॉजिकल इशू से जूझ रहा हूँ, परेशान हूँ, जिसमें आई फील कि बहुत कुछ है जो मेरे आसपास चल रहा है बट रियलिटी में वो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे अराउंड में मूव कर रहा हो या चल रहा हो। तो एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट गाइस बहुत इंटेंस एनर्जीज़ को रखता है, लेकिन हमेशा इसके अंदर ट्रस्ट का डेफिसिट होता है। तो यहाँ पे जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो आपके 2nd हाउस में है। कम्स टू योर मैटर, फाइनेंस का, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो
आपके सस्टेनमेंट का हो, उसमें बहुत सोच समझ के लोगों के ऊपर विश्वास करिएगा। अदरवाइज़ किसी भी तरह का धोखा यहाँ पे होना क्वाइट पॉसिबल है, और धोखा हो ना हो लेकिन आप ऐसा फील करते रहोगे कि यार धोखा होगा, तो आपका जो पोटेंशियल है वो बहुत डाउन हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा। सेकंड हाउस आपकी बड़ी फैमिली को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेफ्ट ओवर कर्मास जो हैं वो लगे हुए हैं, और आपका कहीं ना कहीं पर्पस भी यही है कि आप यूजिंग द 8th हाउस नेगेटिव जो कर्मास हैं ऑफ योर फोरफादर्स या फिर जो भी उनकी समस्याएं रही हैं उनको सॉल्व कर पाओ। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में रहना, उसका बहुत ज़्यादा लाभ लेना इज़ नॉट दैट कूल आइडिया। द पर्सन शुड ट्राई बेस्ट कि वो एस्ट्रोलॉजी में आए, ऑकल्ट में आए, क्योंकि ये लोग होते हैं एंड दे उसी की एनर्जी को यूज़ करके ये कोशिश करते हैं कि भाई इन सारी समस्याओं से, इन सब इशूज़ से अपने परिवार को बाहर निकालना है। ये इनकी इच्छा होती है कि हमको ये समस्याएं जो है वो ख़त्म करनी है, इनका एंड करना है। जहाँ पे भी रेट्रो प्लैनेट होता है कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ को वहाँ पे लेके आता है। तो आप सेकंड हाउस से अपने फेस को भी देख सकते हो, अपने ENT पूरा का पूरा डिवीज़न इसी में आता है, और आँखों की रोशनी, आँखों की जो चमक होती है वो यहीं से निकलती है। तो जब भी एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट सेकंड हाउस में होगा, इन्हीं पर्टिकुलर डायमेंशंस के अंदर कोई ना कोई इशू जो है वो दिखाई दे सकता है, और ये भी शुरुआत के अंदर, बचपन के अंदर। कई चार्ट्स तो मैंने ऐसे देखे हैं विद अ पर्सन से कि भाई हम बहुत अच्छी फाइनेंशियल फैमिली से बिलोंग करते हो, अच्छी पोजीशन है हमारी, लेकिन आफ्टर द बर्थ मुझे जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, वो फाइनेंशियल सपोर्ट मैं नहीं देख पाया, और इसी वजह से पर्सन कम्स टू मैरिज, रिलेशनशिप, फैमिली को ग्रो करना, एक नेक्स्ट जनरेशन का क्रिएशन, उन सब चीज़ों से डर जाता है, वो भयभीत हो जाता है कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करता रहता है, ट्रस्ट डेफिसिट रहता है उसके अंदर। तो ये होता है सेकंड हाउस में। अगर आप यहाँ तक सेशन देख रहे हो तो आप अपने प्लैनेट को मेंशन करिएगा कि कौन सा प्लैनेट है जो कि आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। सो हम अगले सीरीज़ में उसी प्लैनेट को इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करें। अगर हम बात करें थर्ड हाउस की, कि एक रेट्रो प्लैनेट है जो कि थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। थर्ड हाउस कैसा हाउस है? ये पराक्रम का हाउस है, ये बुध का हाउस है, ये राहु का हाउस है। तो जब भी कोई रेट्रो प्लैनेट किसी हाउस में आता है वो इंडिकेट करता है ट्रस्ट डेफिसिट को, कि मैं विश्वास नहीं करता इसके ऊपर। एक रेट्रो प्लैनेट कभी भी विश्वास नहीं करता, उसके पास एनालिटिकल पावर बहुत होती है, उसके पास चेष्टा बल बहुत होता है, एफर्ट बहुत देता है। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आप एफर्ट देते रहोगे, आपके पराक्रम को टॉप नॉच का पराक्रम बना देगा। पर्सन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट करने में, दुश्मनों को ख़त्म करने में अपनी पूरी एनर्जी इन्वेस्ट कर देता है। बॉडी बिल्डिंग में अपनी एनर्जीज़ को पुट करने की पूरी कोशिश करता है। वो सोचता है कि यार अपने कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करना है, अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करना है मुझे, ताकि मैं दुनिया से कंपीट कर पाऊँ, फाइट कर पाऊँ। ये एक पॉजिटिव साइड ऑफ द रेट्रोग्रेड प्लैनेट है। बट नेगेटिव साइड क्या है? द नेगेटिव साइड इज थर्ड हाउस में आपका रेट्रोग्रेड प्लैनेट इंडिकेट करता है लेफ्ट ओवर कर्मास को, कि आपके कुछ कर्मास जो कंप्लीट नहीं हुए, कोई ऐसे काम है जो आप नहीं कर पाए हो, कुछ ना कुछ अटक गया है, कुछ ना कुछ है जो कि रुक गया है। और ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जिनसे वो रुका है? तीसरे हाउस से। तीसरा हाउस आपकी फैमिली का भी है, तीसरा हाउस आपके सिबलिंग्स का भी है, तीसरा हाउस आपके पराक्रम का भी है, आपका वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जिससे आप अगर सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलते हो, उसका हाउस जो है तीसरा हाउस है। तो जैसे ही रेट्रो प्लैनेट यहाँ पे आएगा, यही वो एनर्जीज़ हैं, यही वो काम है जो आप नहीं कर पाए थे। आपने क्या ज़्यादा सोचा? आपने अपनी फैमिली के बारे में सोचा। आपने सोचा यार अपनी फैमिली, फाइनेंस, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देता हूँ, इट्स नॉट माई जॉब, माई ड्यूटी टू फाइट फॉर समवन। वो किसी कमज़ोर के लिए लड़ना मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ रिलेशनशिप्स में रेट्रोग्रेड प्लैनेट की वजह से कर्मास आए हैं, स्पेशली इफ़ यू आर समवन जो कि इंटर कास्ट मैरिज में बिलीव करता है, रिलेशन में बिलीव करता है। आए हैं, डेफिनेटली आए हैं, क्योंकि आप किसी कमज़ोर इंसान के लिए अपना स्टैंड नहीं ले पाए हो। सेकंड थिंग, सिबलिंग्स के लिए अपना स्टैंड नहीं ले पाना, उनके लिए अपनी तरफ से वो पूरा स्टैंड नहीं दिखा पाना। एंड थर्ड थिंग, तीसरी चीज़ कौन सी हो सकती है? द सोसाइटी के जो वीक साइकिल होती है, वीक सोसाइटी का जो साइड होता है, उसकी तरफ अपने स्टैंड को नहीं ले पाना। ये कुछ ऐसे वीक साइड्स हैं, वीक एरियाज़ हैं, जो कि एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट पुश कर रहा है या दिखा रहा है आपको कि भाई यहाँ पे है कोई ना कोई गलती। अब बात आती है कि क्या वो चीज़ है जो कि बहुत अच्छी रही थी, या जिस एनर्जी से आपको सपोर्ट मिल सकता है, हेल्प मिल सकती है। अगर आपको ये कर्मास खत्म करने हैं तो विद द हेल्प ऑफ बुध एंड राहु आप इन्हें खत्म कर सकते हो। कौन सी एनर्जीज है बुध और राहु के पास? बुध इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, राहु इज़ ऑल अबाउट ऑनलाइन, राहु इज़ ऑल अबाउट टेक्निकल एनर्जीज। तो जितना इन दोनों को जोड़ते हुए चले जाओगे और लोगों के आइडियाज़ को, इमोशंस को एक्सप्रेस होने दोगे, बाहर आने दोगे, उतने ही आपके लेफ्ट ओवर कर्मास जो हैं वो ख़त्म होते चले जाएंगे, एंड होते चले जाएंगे। और कौन सा वो प्लैनेट है जो इसको स्टॉप कर रहा है, या हाउस है जो इसे स्टॉप कर रहा है? थर्ड हाउस में रेट्रो प्लैनेट है, 9th हाउस उसे देख रहा है।
9th हाउस इसे दृष्ट कर रहा है। 3rd हाउस में बैठा प्लैनेट 9वें भाव को देख रहा है। तो 9th हाउस, आपने क्या सोचा था पहले या अभी भी आप क्या सोचते हो, यार मेरा भाग्य, यार मेरे टीचर के साथ संबंध। तो 3rd हाउस में रेट्रो प्लैनेट की वजह से टीचर के साथ भी इशूज़ आ जाते हैं। वो ऐसे आते हैं कि यार आप देखते हो यार कुछ गलत है लेकिन मैं बोल नहीं सकता। फादर के साथ, ग्रैंडफादर के साथ यू फील कि भाई समथिंग इज़ रॉन्ग बट मैं कह नहीं सकता। तो अगर आप इस फेयर में आ गए, इस लूप में आ गए कि आई जस्ट कांट स्पीक क्योंकि मेरा भाग्य एट स्टेक है, मेरे रिलेशन विद माई फादर, ग्रैंडफादर, फॉरफादर्स या फिर टीचर, ये सब स्टेक पे हैं, या फॉरेन ट्रैवल मुझे करना है, बाहर जाना है मुझे, लेकिन अगर मैं कुछ कहूँगा तो यहाँ पे कुछ गलत हो जाएगा। अगर आप इस लूप के अंदर आ जाते हो तो ये लूप चलता रहेगा और हमेशा आपकी लाइफ के अंदर होगा क्या कि रिलेशंस आएंगे, कार्मिक पर्सन्स आएंगे एंड यू विल फील कि भाई भाग्य तो अभी भी मेरा चैनलाइज नहीं हो रहा और ये लोग मुझे टॉक्सिक ट्रॉमाज और जो है मेरी लाइफ के अंदर पुट करके जा रहे हैं। तो कार्मिक कनेक्शंस का डेवलपमेंट एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट करा देता है। अगर आप इसको क्लियर अप कर देते हो तो चीज़ें आपके कंट्रोल में है, नहीं कर पाते हो तो जो दूसरा प्लैनेट होगा वो आपको फिर काम नहीं करने देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप सेशन यहाँ तक देख रहे हो तो गाइज वो प्लैनेट है उसको मेंशन करिए, कौन सा प्लैनेट है जो कि आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है। सो वी कैन मेक अ स्पेसिफिक वीडियो अबाउट दैट प्लैनेट कि भाई ये जो प्लैनेट है ये क्या कर रहा है, क्या चाहता है, क्या है जो कि यहाँ पे क्लियर अप नहीं है। अगर यही रेट्रोग्रेड प्लैनेट 4th हाउस में हो, जहाँ पे भी वक्री प्लैनेट होता है वहाँ ट्रस्ट डेफिसिट होता है। 4th हाउस आपके सुख का स्थान है, जहाँ पे आपको कंफर्ट चाहिए, वहाँ पे रेट्रो प्लैनेट इंडिकेट करता है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, एक दूसरे पे विश्वास नहीं करा जा रहा है। कम्स टू फैमिली, 4th हाउस फैमिली, कम्स टू मदर, रिलेशन विद मदर या मदर के दूसरे लोगों के साथ जो संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं इन द सोसाइटी, वहाँ पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। मदर ट्रस्ट नहीं कर पा रही है कि किसके ऊपर ट्रस्ट करें, किसके ऊपर नहीं करें। कई बार तो फाइनेंशियल चीटिंग्स देखी जाती हैं, फाइनेंशियल लॉसेस देखे जाते हैं कि भाई आपने ट्रस्ट करा, आपने कोई आईडी खुलवा ली, एफडी, आरडी कुछ भी करा लिया, द पर्सन उस पैसे को लेके चला गया। यह है ट्रस्ट का डेफिसिट जो कि आपके 4th हाउस में लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे चीज़ों को सही तरीके से चैनलाइज नहीं होने दे रहा है। कभी यू फील कि हाइपर कॉन्फिडेंट होते हो अबाउट योर रिलेशन विद योर मदर, अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर हाउस, और कभी बिल्कुल ही आपका कॉन्फिडेंस डामाडोल हो जाता है। कभी लगता है कि यार कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ नहीं है मेरे अंदर। ये क्यों होता है? बिकॉज 4th हाउस के अंदर एक रेट्रो प्लैनेट है, वो इंडिकेट कर रहा है कि पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस हैं। पर्सनल लाइफ एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने बहुत प्रेफरेंस दी है पिछले जीवन में, इन डेप्थ स्टडी करी है इसकी, और स्टडी आपने इसलिए करी है क्योंकि आपको वो सुख नहीं मिल पाया। आपको लगा कि यार ये भी पर्सन ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, ये लोग मुझे चीट कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं है मेरा इनके ऊपर, मैं विश्वास नहीं कर सकता। ये सारी वो एनर्जीज हैं जो कि यहाँ पे बनी हुई हैं। अब बात आती है कौन ऐसा हाउस है जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज प्लैनेट 4th हाउस में बैठा है, 10th हाउस को वो सीधा सीधा देखेगा। 10th हाउस यहाँ पे आपको स्टॉप करता है, रोकता है कि भाई इतना ज़्यादा ध्यान मत दो अपने घर के अंदर, इतना ज़्यादा ध्यान मत दो अपने सुख के अंदर। तो जब भी रेट्रो प्लैनेट 4th हाउस में होगा, पर्सन की लाइफ में पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल बैटल्स होंगी ही होंगी। कोई रिलेशन प्रोफेशन से उठ के जीवन के अंदर आ सकता है। ट्रस्ट डेफिसिट डेफिनेटली रहेगा, हाउस में इश्यूज़ रहेंगे, और इश्यूज़ ऐसे रहेंगे जिनका आप पता नहीं कर सकते कि ये जो इश्यूज़ हैं, ये जो चैलेंजेस हैं, ये आ कहाँ से रहे हैं। हाउस के आसपास आपको कोई लेफ्ट ओवर ऐसी चीज़ दिखाई देगी कि यार कोई खाली प्लॉट मिल गया मेरे को, कोई ऐसा सीवरेज लाइन है जो कि बिल्कुल ही यूज़ की नहीं है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि यूज़ की नहीं हो पाएगी वहाँ पे। ये होता है जब एनर्जी आपके 4th हाउस में शरण लेती है, स्टे करती है, रुक जाती है। अब बात आती है कैसे इस प्लैनेट से बाहर निकला जाए। अगर आपको इस प्लैनेट से बाहर निकलना है तो विद द हेल्प ऑफ जुपिटर एंड मून ओनली, संतोष रख के अपने अंदर पूरा ट्रस्ट रख के कि यार मेरे को अपने अंदर पूरा विश्वास है। संतोष आपको बहुत रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। एंड 3rd, अध्यात्म या फिर विद द हेल्प ऑफ टीचर, आप इससे बाहर आ सकते हो। अगर गलती से भी मंगल की एनर्जी एक्टिवेट कर दी कि आपने प्रॉपर्टी मैटर्स में चले गए या फिर एग्रेसिव हो गए, तो ये रेट्रो प्लैनेट और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और ये इसका कॉम्प्लिकेशन आपके 4th हाउस को डिस्टर्ब करेगा। तो समटाइम ऐसे कि आपके 4th हाउस में रेट्रो प्लैनेट है, आप मंगल की पोजीशन देखिए, अगर वो नीच की है, बेकार है, और मोस्ट केसेस में या तो मंगल बेकार मिलेगा, मतलब 2 प्लैनेट पिक करिए, जुपिटर और मंगल, दोनों में से अगर जुपिटर अच्छा है तो मंगल बेकार होगा, और मंगल अच्छा है तो जुपिटर बेकार होगा। क्यों होता है, कैसे होता है, बहुत एडवांस टॉपिक है गाइज, इसको हम अगले सेशन के अंदर समझने की पूरी कोशिश करेंगे। बट उससे पहले आपको बताना होगा कि आपका कौन सा प्लैनेट है जो कि 4th हाउस में बैठा हुआ है, ताकि हम एक बार उस प्लैनेट को समझ पाएँ कि भाई ये प्लैनेट चाहता क्या है, क्या कॉल है इस प्लैनेट की, क्या है जो यहाँ ठीक नहीं है, और क्या प्लैनेट 5th हाउस के अंदर हो। तो गाइस 5th हाउस आपके इमोशंस का हाउस है, 5th हाउस आपके रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, ये आपके एजुकेशन को इंडिकेट करता है, और यहाँ से आप एक
अंडरस्टैंडिंग लेते हो कि मुझे लाइफ का जो नेक्स्ट साइकिल है, सेकंड साइकिल है आफ्टर मैरिज और आफ्टर रिलेशनशिप, वो किस तरह से जीना है। तो इसी से संतान प्राप्ति जो है वो होती है। यहीं से आपके फॉरफादर्स, आपके फादर, ये सब इंडिकेशंस, ऊर्जा जो है यहीं से निकलती हैं। जब आपका कोई प्लैनेट यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, इट मीन्स कि आपके अंदर जो एनर्जी है वो एक इंटेंस, एक हाइपर एनर्जी फ्लो कर रही है विद रिगार्डिंग 5th हाउस। तो आप अपने पिछले जीवनों में 5th हाउस को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कर चुके हो। आपने अपनी पूरी एनर्जी 5th हाउस के अंदर लगा दी कि यार मुझे जो है वो अपने रिलेशन विद माय पार्टनर, रिलेशन विद माय फादर, रिलेशन विद माय चाइल्ड, इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, इन सब चीज़ों को समझना है। एजुकेशन के मैटर्स में बहुत शानदार अलाइनमेंट होती है, बट कम्स टू जो शुरुआती समय होता है या फिर आपका जो चाइल्डहुड होता है, वहाँ पे 5th हाउस जो है बहुत स्ट्रगल करता है। वहाँ पे प्लैनेट जो यहाँ पे बैठा हुआ है 5th हाउस के अंदर, वो बड़ा स्ट्रगल करता है। अब बात हो गई 5th हाउस को तो मैं समझता हूँ, अगर मैं रिलेशनशिप को समझता हूँ, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, तो समस्या आती क्यों है? समस्या का बेसिक रीज़न क्या है? ट्रस्ट इश्यूज, ट्रस्ट डेफिसिट। क्योंकि जहाँ पे भी रेट्रो प्लैनेट होगा वहाँ पे उसको विश्वास नहीं रहता है, उसको ये नहीं पता कि मुझे आगे मूव करना है या पीछे की तरफ जाना है। तो यहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट जो है, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन जो है वो चलती रहती है विद फादर, विद ग्रैंडफादर, या फिर आप कह सकते हो पार्टनर, चाइल्ड, इनके रिगार्डिंग वो सिचुएशन जो है वो चलती रहती है कि आपको ये नहीं पता होता है इसमें आगे जाऊँ या फिर बैक आ जाऊँ। और ये इशू आपको दिखाई देगा जॉब के फ्रंट में भी। 5th हाउस के अंदर रेट्रो प्लैनेट होना इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जुपिटर या शनि कहीं ना कहीं पॉल्यूट हो गए हैं, पीड़ित हो गए हैं, क्योंकि जॉब की सस्टेनेबिलिटी 5th हाउस से आती है। आप यहीं से अपनी एजुकेशन के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग लेते हो कि मुझे क्या 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 करना है। तो यहाँ पे बैठा रेट्रो प्लैनेट आपके उस पूरी अंडरस्टैंडिंग को गोल करके रख देगा, डिस्टर्ब करके रख देगा। क्या ये रेट्रो प्लैनेट कर रहा है? वेल, एक्चुअल में आपका 11th हाउस इस चीज़ को कर रहा है और आप इसको इस जीवन में समझ नहीं पाओगे। क्यों नहीं समझ पाओगे? क्योंकि जहाँ पे रेट्रो प्लैनेट बैठा है वो तो उसका मूल स्टैंड हो गया। अब वो जो इश्यूज आ रहे हैं वो 7th हाउस फ्रॉम द रेट्रो प्लैनेट से आते हैं। तो ये है 11th हाउस, और कोई ना कोई प्लैनेट 11th हाउस में हो सकता है, या फिर कोई और प्लैनेट कहीं और बैठा होगा जो कि इस रेट्रो प्लैनेट को देख रहा होगा। वो है समस्याओं को जन्मदाता। तो अगर मैं कहूँ कि आपके रिलेशनशिप में इश्यूज क्यों आते हैं, तो दे कम्स कॉज ऑफ योर 11th हाउस, दे कम्स कॉज ऑफ योर फ्रेंड सर्कल, दे कम्स कॉज ऑफ द सोशल मीडिया, दे कम्स व्हेन योर पार्टनर इज मोर एक्टिव ऑन द सोशल मीडिया, और या फिर उसके फ्रेंड सर्कल जो है इन्वॉल्व हो जाता है। तो जितना आपके फ्रेंड्स इस चीज़ में इन्वॉल्व होते चले जाएंगे, उतना ही आप ये समझ लीजिएगा कि ये जो चीज़ है ये ड्रॉप खाती चली जाएगी, ख़राब होती चली जाएगी, पीड़ित होती चली जाएगी। एजुकेशन में आप स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे हो? आपको पता है, बिकॉज यू फील कि मुझे वो एजुकेशन लेनी है जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल एसेट्स चैनलाइज कर पाऊँ, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोशल प्रेजेंस जो है वो दुनिया को दिखा पाऊँ, जिससे मैं समाज की एक्सेप्टेंस ले पाऊँ। यह है वो समस्या का रीज़न, द 11th हाउस, जिसमें अपने फ्रेंड सर्कल से मैं इंक्रीज हो जाऊँ, बड़ा हो जाऊँ, इनसे भी बड़ा होकर दिखाई दूँ। ये आपको कभी भी एक स्टैंड नहीं लेने देता, दिस नेवर, कभी लेने ही नहीं देगा। और यही समस्या है विद द 5th हाउस, जो कि संतान पक्ष भी है। तो संतान के टुवर्ड आपकी एनर्जीज बहुत प्योर है, आप उनके बिहेवियर को, उनकी व्यवस्था को अच्छी तरह समझते हो, बट यही पोजीशन आपको ऐसा बना देती है कि आप अपने बच्चों को जो है पुश करने लग गए हो, प्रेशराइज करने लगे हो कि नहीं तुम्हें ये एजुकेशन लेनी है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, क्योंकि आपका ध्यान आपके 11th हाउस पे है। तो ये 11th हाउस ही आपकी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। अगर आप इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लो, थोड़ा शांत कर लो, थोड़ा कंट्रोल में ले आओ, तो 5th हाउस बहुत ईजीली अच्छा हो सकता है। और जो चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ हैं, जो मैंने शुरू से पॉइंट बताया ना, रिलेशन विद फादर, फॉर फादर्स, या फिर आपका पार्टनर हो गया, बच्चा हो गया, इन सब से आपकी एजुकेशन हो गई, वो आपकी स्ट्रेंथ बन के निकलेंगी। और जितने आपके फ्रेंड सर्कल आपके आसपास रिवॉल्व करेगा, वही चीज़ें आपकी वीकनेस बन के निकलेंगी। हो सकता है आपको ये चीज़ पसंद नहीं आई हो, बट दिस इज़ द वे द रेट्रो प्लैनेट फंक्शन। क्योंकि अगर मेरे पास पावर बहुत है तो इसका मतलब है मैं उस काम को करूँगा। अगर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका आंसर क्या है कि कोई है जो कि मुझे उस काम को करने से रोक रहा है। तो इफ़ रिलेशनशिप में इश्यूज हैं एंड यू आर डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड कि भाई क्या करें क्या ना करें, तो माई फ्रेंड यू आर डिस्कसिंग विद द रॉन्ग पर्सन। दैट रॉन्ग पर्सन विल मेक योर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड, ओनली एंड ओनली कॉम्प्लिकेटेड। तो हमेशा इश्यूज 11th हाउस की वाइब्रेशन से आ सकते हैं। अगर यही रेट्रो प्लैनेट 6th हाउस में आ जाए तो गाइस देखिए, जहाँ पे भी रेट्रो प्लैनेट होता है वहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट होता है। 6th हाउस हेल्थ का, बाउंडेशंस का, सारे बंधनों का हाउस है। 6th हाउस समस्याओं का हाउस है, इसे त्रिक हाउस कहते हैं। यहाँ पे जब आपको ट्रस्ट डेफिसिट लगेगा तो आपको हेल्थ के फ्रंट पे, फाइनेंसेस के फ्रंट पे, कम्स टू द फैमिली फ्रंट, वो ट्रस्ट डेफिसिट आता चला जाएगा कि क्या ये लोग रियलिटी में मेरा सपोर्ट कर रहे हैं या फिर ये मेरा सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, क्या है मेरी इनके साथ अंडरस्टैंडिंग, क्या है मेरी इनके साथ ट्यूनिंग। ये जो पोजीशन होती है ये 6th हाउस में बनती है, ये यहाँ पे बैठ जाती है।
अब बात आ रही है कि आपको अगर 6th हाउस की एनर्जी रेट्रो प्लैनेट के साथ आ रही है तो ये हेल्थ के फ्रंट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, क्योंकि एक रेट्रो प्लैनेट हमेशा हेल्थ इश्यूज़ देता है। और उसके हेल्थ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जैसे कि कोविड था, आया डिसअपियर हो गया, तो आते हैं डिसअपियर हो जाता है। ऐसे ही दुश्मन हो जाते हैं, आते हैं डिसअपियर हो जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो पर्सन कई बार तो इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाता है कि कौन तो मेरा पर्सन है, किस पे तो मैं ट्रस्ट करूँ, और कौन मेरा दुश्मन है। उसको समझ आए इतने में तो पर्सन सामने वाला डिसअपियर हो जाता है, बाहर निकल जाता है, बाहर चला जाता है उसको नुकसान दे के। यह है समस्या 6th हाउस की। 6th हाउस है, और आप क्या देखते हो, इससे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हो, इससे बैटल विद द ओपोनेंट देखी जाती है कि दुश्मनों से आप किस तरह से लड़ाई लड़ते हो। तो जब भी 6th हाउस में कोई रेट्रो प्लैनेट होगा, इसका मतलब है आपने पिछले जीवनों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत फाइट करे हैं, कंपटीशन को बहुत फेस करा है, दुश्मनों से बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और कहीं ना कहीं हेल्थ से आपका जुड़ाव था, कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड से आपका जुड़ाव था, कहीं ना कहीं 6th हाउस मीन्स कानून व्यवस्था, इनसे आपका जुड़ाव था। मंगल और शनि इसके मूल कारक हैं, इस हाउस को पावर देता है। तो इन दोनों प्लैनेटों के साथ आपका कोई कनेक्शन था। अब अगर आपका इनके साथ कनेक्शन था तो यही चीज़ आपको समस्या क्यों दे रही है, इशू क्यों दे रही है? भाई जिस चीज़ को मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, तो वो मुझे समस्या नहीं देगी ना। तो रेट्रो प्लैनेट को समस्या देता है उससे 7th हाउस। 7th हाउस उसकी प्रगति को, उसकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो 7th हाउस है वो एक्चुअल में 6th से अगर आप 7 काउंट करोगे तो 12th हो गया। तो 12th हाउस इज़ द मेन हाउस जो कि आपको कोई समस्या दे रहा है। कोई पर्सन अगर आप इससे इस तरह से आपसे मिले कि आई विल गिव यू ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, मैं तुम्हें सारे सॉल्यूशंस दे दूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा, लिबरेशन दे दूंगा, हर समस्या से तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, तो वो पर्सन जो है आपको एक चीट, या फिर आप कह सकते हैं ट्रेटो, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि आपकी समस्याओं को जन्म दे रहा है, आपकी लाइफ को अनस्टेबल करने के लिए आया है, हो सकता है। 12th हाउस इज़ द मेन हाउस। 12th हाउस के अंदर से और क्या आता है? 12th हाउस के अंदर से आता है आपका स्लीपिंग पैटर्न, किस तरह से आपका स्लीपिंग पैटर्न है। 12th हाउस के अंदर से आपके कार्मिक रिलेशंस आते हैं। तो अगर ये चीज़ें डिस्टर्ब होती जा रही हैं, या ये चीज़ें आपको परेशान करती जा रही हैं, या आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जो है इन चीज़ों के ऊपर लगा हुआ है, तो उससे भी कुछ हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं वो चैनलाइज हो सकते हैं, यहाँ पे बाहर बन के आ सकते हैं, निकल सकते हैं। और यही इंडिकेट किस में होता है? बिजनेस वर्सेस जॉब में, क्योंकि 6th हाउस तो जॉब का हाउस है और 12th हाउस जो है बिजनेस का हाउस है। 6th हाउस है अपनी फैमिली के साथ रहना, और 12th हाउस है विदेश की तरफ चले जाना। तो 12th हाउस जो है वो यहाँ पे चैलेंजेस को पुट कर रहा है। जॉब वर्सेस बिजनेस में जॉब को थोड़ा पिक करना चाहिए। कम्स टू फैमिली वर्सेस फॉरेन ट्रैवल में फैमिली को पिक करना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल पॉइंट। अगर आपके अलाइनमेंट थोड़े अलग हैं तो सिचुएशंस थोड़ी बदल सकती हैं, बट इन जनरल यू विल फील कि हाँ भाई, ऐसे डिलेमास मेरी लाइफ के अंदर आते रहते हैं, बनते रहते हैं, चलते रहते हैं, और मुझे जो है वो इसी पर्टिकुलर हाउस को पिक करना होगा, इसी हाउस के साथ अपनी व्यवस्था लगानी होगी, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर पाऊँ। कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली में एक पॉइंट देखेंगे कि आपके नाना नानी की वजह से जो है आपके मामा पक्ष, जो आपकी मदर की फैमिली का पक्ष है, मदर साइड का पक्ष है, उनको बहुत समस्याएं आई होंगी। मदर को, या फिर मदर की फैमिली जो उनके ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उनको बहुत समस्याएं आई होंगी जस्ट बिकॉज ऑफ योर द ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर जो होती हैं, नाना पक्ष मदर साइड के, उनकी वजह से। तो अगर वो समस्याएं दिखाई देती हैं या ऐसी कोई बात है, तो उन्हीं लेफ्ट ओवर कर्मास को आज आप ख़त्म करने के लिए यहाँ बैठे हुए हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ ऐसी हो गई है, कंपटीशन फाइट करते रहते हो, आपको ये नहीं पता कि इस कंपटीशन में होगा क्या, इस एग्ज़ाम को निकालूंगा कैसे। जहाँ पे आप हेल्थ के इशूज़ से दिन रात फाइट करते रहते हो, एंड यू डोंट नो कि भाई इससे मैं बाहर कैसे आऊँगा, इन दुश्मनों के ऊपर मेरी विजय कैसे होगी। तो मूल शत्रु वो नहीं है जो कि रेट्रोग्रेड है, मूल शत्रु वो हो सकता है जो कि उसे देख रहा है, जो कि उसे दृष्टि दे रहा है, क्योंकि वो उस कर्म को कभी ख़त्म ही नहीं होने देगा, वो आपको हमेशा कंफ्यूज करके रखेगा। तो उस कन्फ्यूज़न से बाहर आना है तो इन सीरीज़ से जुड़े रहिएगा, क्योंकि इनमें प्लस माइनस होता है। ऐसा नहीं है कि यही अलाइनमेंट हमेशा वर्क करेगी, हो सकता है कोई और अलाइनमेंट वहाँ बाहर निकल रही हो। अगर हम बात करें 7th हाउस की, कि साहब मेरा वक्री प्लैनेट तो 7th हाउस में है, देखिएगा इस जहाँ पे भी वक्री प्लैनेट होता है वहाँ पे वो ट्रस्ट डेफिसिट लाता है। आप वहाँ पे विश्वास नहीं कर पाते, उस जीव कारक के ऊपर आपका विश्वास नहीं होता है। यहाँ पे वो आपके स्पाउस को दिखा रहा है, आपका रेट्रोग्रेड प्लैनेट है। रेट्रो प्लैनेट मीन्स आपने इन डेप्थ स्टडी करी है, आप उस हाउस के बारे में अच्छी तरह से जानते हो, समझते हो, आप जानते हो कि यार ये कैसे वर्कआउट करता है, कि ये चीज़ चलती कैसे है, मैरिज कैसे चलती है, स्पाउस के साथ रिलेशन है, कैसे उनको अच्छे से अच्छा बनाया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते हो। लेकिन जैसे ही वहाँ रेट्रो प्लैनेट आ जाता है,
उसकी नेगेटिव साइड आ जाती है तो ट्रस्ट डेफिसिट होने लगता है। वहाँ पे इश्यूज़ आने लगते हैं कि वो चीज़ जो है वो चलने में परेशानी दे रही है आपको, आप जानते हो कि वो चलेगी कैसे। यू आर समवन जो कि मास्टर है कम्स टू 7th हाउस, पार्टनरशिप का, बिजनेस का, प्रमोशन कैसे लिया जाए, रिलेशनशिप्स कैसे बनाए जाएँ, स्पाउस के साथ कैसे डील किया जाए। लेकिन कम्स टू प्रैक्टिकल, जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो आप फेल कर जाते हो, आप उसको बना नहीं पाते, दिखा नहीं पाते, चला नहीं पाते। और ये समस्या आ रही है विद द रेट्रो प्लैनेट, उसका ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट की इश्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। हेल्थ के इश्यूज़ ये आपको दे देता है, जिस भी हाउस में रेट्रो होता है वहाँ पे ये हेल्थ के इश्यूज़ को पुट करता है। तो 7th हाउस आपके बैली, लोअर बैली के एरियाज़ को इंडिकेट करता है। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ जनरली रेट्रो प्लैनेट जो है वो अपनी दशा अंतर्दशा के अंदर दिखा देते हैं कि यहाँ पे कुछ समस्या है जो कि पहले से बनी हुई है, जिसका तुम्हें पता नहीं है। और ये समस्या ऐसी है जो कि लेफ्ट ओवर है। लेफ्ट ओवर का मतलब है कि एक जैसे कोरोना था, कोविड था, आया डिसअपियर, तो आती है डिसअपियर हो जाती है, डायग्नोज नहीं हो पाती है। अब समस्या कहाँ से आ रही है? समस्या आ रही है 7th हाउस फ्रॉम द रेट्रो प्लैनेट। जो रेट्रो प्लैनेट से 7th हाउस होता है ना, वो उसको कभी भी अवेकंड नहीं होने देता, ज्ञान उसको नहीं मिलने देता। तो यहाँ पे आपके 7th भाव में कॉज बकरी प्लैनेट है। यू आर समवन जिसको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ योर स्पाउस, मैरिज, सब चीज़ों की। लेकिन फिर भी यू विल फील कि मेरी मैरिज लाइफ में ऐसा है जैसे आई एम वर्सेस माई स्पाउस, मैरिज वर्सेस मी। तो मैं अपनी पर्सनैलिटी को खोता जा रहा हूँ। और जैसे ही आपके अंदर वो ईगो, वो पर्सनैलिटी, सेल्फ ये आने लगेगा, वैसे ही 7th हाउस आपका फेल करने लगेगा। मैंने अच्छी अच्छी पार्टनरशिप्स देखी हैं चलती हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था, प्रमोशन हो रहा था, ग्रोथ मिल रही थी पर्सन को, बट स्टिल द लग्न, उसको लगता है यार नहीं, मेरी बॉडी का ध्यान नहीं रखा जा रहा, मेरी पर्सनैलिटी का ध्यान नहीं रखा जा रहा, मेरा जो ध्यान है वो नहीं रखा जा रहा है। इस वजह से उसकी जो पर्सनैलिटी है, जो उसका बर्थ चार्ट है, वो फेल करने लगता है। उसको ये महसूस होने लगता है कि कॉज मेरा ध्यान नहीं रखा जा रहा है, मैं 7th हाउस को वर्कअप नहीं कराऊंगा, मैं मैरिज के फ्रंट को ईजी अप नहीं करूंगा, मैं इसको नहीं चलने दूंगा। तो ये एक बैटल है जो चार्ट में लगी हुई है। हमेशा ये ऐसे ही मैनिफेस्ट करेगी नहीं, हो सकता है कि प्लानिटरी अलाइनमेंट थोड़ी अलग तरह की हो। इसीलिए आपको टिप्स और ट्रिक्स का पार्ट जो है एक बार देखना होगा कि व्हेन वी से कि 7th हाउस इश्यूज़ लेके आता है तो क्यों लेके आता है, व्हाट इज़ द रीज़न। और अगर आपको इन सब समस्याओं से बाहर निकलना है तो आपके लिए केवल एक प्लैनेट है जो आपकी हेल्प करेगा, वो है शनि। आपके चार्ट में अगर शनि की पोजीशन अच्छी है, आपका उसकी तरफ इंटरेस्ट है, कनेक्टेड फील करते हो, अलाइंड हो उसके साथ, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और कई बार यही शनि जो है डीले का कारक है, तो मैरिज में डीले भी दे देता है। तो दिस इज़ फॉर रेट्रो सीरीज गाइस। कैसे ये लग रही है, कौन सा प्लैनेट है आपका 7th हाउस में, बताइएगा, ताकि हम उसी प्लैनेट को पिक करें जो आपका है, हम उसको पिक करेंगे ना। विल गिव मोर एनर्जी टाइम कि भाई हम आपके लिए सेशंस बनाएं। अगर 8th हाउस में कोई रेट्रो प्लैनेट है तो देखिए, अगर रेट्रो प्लैनेट 8th हाउस के अंदर आ गया तो रेट्रो प्लैनेट है क्या, वक्री प्लैनेट है क्या, इन डेप्थ स्टडी, किसी भी चीज़ को बहुत गहराई से समझना। अष्टम भाव अनंत गहराई है इसकी। तो यहाँ पे दोनों की एनर्जी मिलके पर्सन को एक्सट्रीम का इंट्रोवर्ट बना सकती है, या ऐसा पर्सन बना सकती है जो आउटस्पोकन है, बाहर बात करता है, लेकिन उसके अंदर एक समुद्र है, एक ओशन है उसके अंदर, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, उसके माइंड में चीज़ें चलती रहती हैं। वो इन डेप्थ स्टडी करता रहता है, समझता रहता है ये चीज़ कैसे वर्क करती है, वो चीज़ कैसे वर्क करती है। और ऐसे लोग बहुत टेक्निकल, एनालिटिकल होते हैं। और कई बार ये शेयर स्टॉक के लिए वन ऑफ द बेस्ट रिफाइंड अलाइनमेंट है कि आपके 8th हाउस में कोई रेट्रो प्लैनेट आ जाए, क्योंकि ये आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। आप बहुत गहरी स्टडी कर सकते हो, बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो उस चीज़ को कि वो कैसे वर्कआउट कर रही है। यहाँ पे आपके जो कर्माज हैं वो सीधे सीधे आपके इन लॉज के साथ या फिर आपके स्पाउस, इन दोनों के साथ कनेक्टेड हो गए हैं। और आप अपनी एनर्जी भी इसीलिए इन्वेस्ट कर रहे हो टू अंडरस्टैंड कि भाई ये जो इन लॉज है, सोसाइटी है, ये मैरिज को कैसे प्रभावित करती है और क्यों प्रभावित करती है, लाइक वाई ये कर रहे हैं बट क्यों कर रहे हैं। इस चीज़ को समझने की आप कोशिश करते हो। PhD एंड ऑल प्रोग्राम्स के लिए बहुत शानदार अलाइनमेंट है। और मोस्टली ऐसे लोग जो हैं वो टीचिंग की तरफ एक इंटरेस्ट रखते हैं, टीचिंग की तरफ अलाइंड होना चाहते हैं। इनके घर की पोजीशन आपको ऐसी मिलेगी जिसमें कहीं ना कहीं घर के आसपास कोई वाटर सोर्स ऐसा हो सकता है जो कि बहुत पॉल्यूटेड है। और अगर कोई बहुत पॉल्यूटेड वाटर सोर्स है, कोई नदी हो गई, कोई तालाब हो गया, कोई नाला हो गया, कुछ भी ऐसा है वाटर सोर्स जो कि पॉल्यूटेड बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्लीन करना इज़ द बेस्ट वे जिससे आप इस रेट्रो की नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ सको। कई बार तो कुएं मिल जाते हैं लोगों के घर के आसपास, कि कुआं तो नहीं है आपके घर के आसपास, तो वो ये अलाइनमेंट है। और कुछ ना कुछ अगर आप अपनी जनरेशन में देखोगे तो रिलेटेड विद कुआं ज़रूर हुआ है। अब बात आती है कि जब मेरी इतनी गहरी स्टडी है तो मेरे को फिर दिक्कत पैसे कमाने में, फैमिली के साथ कनेक्ट बनाने में क्यों हो रही है? क्योंकि रेट्रो प्लैनेट जहाँ पे बैठा है वहाँ पे समस्या नहीं है, वहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट जरूर है। कम्स टू
ट्रस्टिंग योर इन लॉज, दे ट्रस्टिंग यू, यू ट्रस्टिंग योर स्पाउस, वहाँ पे समस्या हो सकती है। लेकिन पैसा बनाने में या फिर ग्रोथ में सबसे बड़ी समस्या, हर्डल पता है क्या है? द हर्डल इज़ प्लैनेट मून। द हर्डल इज़ योर सेकंड हाउस, क्योंकि अष्टम में तो प्लैनेट बैठा हुआ है, वहाँ से वो 7th को देख रहा होगा। रेट्रो प्लैनेट जिस भी हाउस को देखता है वो एक चैलेंज की तरह कई बार बाहर आ जाता है। तो जब सेकंड हाउस एक चैलेंज बनेगा तो सेकंड हाउस क्या हो गया? फाइनेंस है, फैमिली है। अब अगर ये आपका सपोर्ट कर जाए, आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस, आपकी सेकंड हाउस आपका सपोर्ट कर जाए, तो आप लाइफ में जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपकी फैमिली ही आपके खिलाफ खड़ी हो गई, फिर सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ही कमज़ोर स्थिति में चली जाती है। तो यहाँ पे स्पाउस फैमिली वर्सेस योर फैमिली, ये जो चीज़ें हैं ये बन सकती हैं। कम्स टू स्पाउस का पैसा और योर पैसा, ये चीज़ें बन सकती हैं। या फिर आप चाहते हो कि यार मेरा घर प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इसको सेल करके पैसा मेरे हाथ में आए, मैं कोई बिजनेस डालूं। लेकिन सेकंड हाउस, योर फैमिली, उनका ओपिनियन ऐसा होगा कि दे विल नॉट सपोर्ट यू। सो इफ सेकंड हाउस इज सपोर्टिंग यू, सब कुछ बेस्ट है। और इफ सेकंड हाउस इज नॉट सपोर्टिंग यू, देन गाइज फिर ये समझिए कि आपको उपाय जो है करने होंगे। उपाय मैंने आपको बता दिया है, क्या करके हम इस हाउस को बेटर अप कर सकते हैं। अगर यही बात हम 9th हाउस के बारे में करें कि यार 9th हाउस में कोई रेट्रो प्लैनेट तो नहीं है। 9th हाउस में अगर रेट्रो प्लैनेट होगा तो क्या दिक्कतें आएंगी? देखिए, जहाँ पे भी वक्री प्लैनेट होता है ना, वो उसके हाउस की डीप स्टडी करता है। हर हाउस के अंदर, हर भाव के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप 9th हाउस कहते हो तो आप कहते हो आपका गुरु, आपका भाग्य, आपका ज्ञान, आपका भविष्य, आपका भाग्य, वो ग्रोथ, वो ऊर्जा 9वें भाव से आती है। आपके दादा पक्ष, ग्रैंडफादर को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड है, और रेट्रो प्लैनेट या फिर वक्री प्लैनेट दिखाते हैं एक तरह का ट्रस्ट इशू। आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हो, उस कारक के ऊपर विश्वास नहीं करते हो। आई सीन पीपल जिनके चार्ट में 9th हाउस में कोई ना कोई प्लैनेट रेट्रो है, और यहाँ पे क्या होता है कि पर्सन कम्स टू द ग्रैंडफादर, फादर, गुरु, उनके ऊपर बहुत ईजीली ट्रस्ट नहीं कर पाता। उसकी पहली इंडिकेशन ये होती है कि यार ये जो लोग हैं ये मुझे धोखा दे सकते हैं, चीट कर सकते हैं। तो उसका ट्रस्ट इनके ऊपर थोड़ा कम आता है, थोड़ा कम ट्रस्ट उसका यहाँ पे हो जाता है। आपने इस हाउस की इतनी गहरी स्टडी की। 9th हाउस में वक्री प्लैनेट, गाइस 9th हाउस इज अबाउट योर गुरु, 9th हाउस इज अबाउट योर भाग्य, 9th हाउस इज अबाउट योर फाइनेंसेस, 9th हाउस इज अबाउट योर फादर, ग्रैंडफादर। ये सब 9th हाउस से आते हैं। फॉर फादर्स भी यहीं से देखे जाते हैं। जैसे ही कोई प्लैनेट रेट्रो होके किसी हाउस में जाता है तो वहाँ पे वो ट्रस्ट इश्यूज डेवलप करता है। वो कहता है कि यार मैं इन लोगों पे, इन एनर्जीज पे ट्रस्ट नहीं करता, मेरा विश्वास नहीं है इनके ऊपर। बैक एंड फोर्थ दिखाता रहता है, आगे पीछे होने की सिचुएशन दिखाता रहता है, जिसमें वो एक सही डिसीजन पे नहीं आ पाते। जैसे ही आपने रेट्रो प्लैनेट इन द 9th हाउस देखा तो यू हैव अ क्लियर पिक्चर कि भाई यहाँ पे फादर हैं, फॉर फादर्स हैं, उनके पास एक क्लियर पिक्चर नहीं थी अबाउट लाइफ। उनके डिसीजंस ऐसे रहे जिसमें वो कंफ्यूज रहे, जिसमें उन्हें नहीं पता था कि आगे जाएं, पीछे मुड़े, किस तरह से इस प्लैनेट को डील करें, किस तरह से इस एनर्जी को जो है वो चलाएं। जैसा प्लैनेट होगा वैसी सिचुएशन होगी। शनि अगर यहाँ पे है तो वो प्रोफेशन में दिखाएंगे, जुपिटर है तो वो समाज, सोसाइटी में दिखाएंगे, शुक्र है तो कम्स टू रिलेशनशिप, मैरिज दिखाएंगे या फाइनेंसेस दिखाएंगे। अब आप जब एक वक्री प्लैनेट लेके आते हो तो आप बताते हो कि मैंने इस हाउस के बारे में डीप स्टडी करी है। तो अगर आपने 9th हाउस को बहुत गहराई से समझा है तो फिर समस्याएं आ क्यों रही हैं? फिर तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो पाता है। यहाँ पे क्या समस्याएं आती है कि आपके इन-लॉज़ के साथ समस्याएं रहती हैं। यू फील कि भाई मेरे इन-लॉज़ के साथ, मेरे फादर्स के साथ मेरे कर्मास है। मैं मेल एनर्जी पे, 9th हाउस की एनर्जी, गुरु की एनर्जी पे इवन जो है वो ट्रस्ट नहीं कर पाता पूरी तरह से, क्योंकि पर्सन खुद बहुत मैच्योर पर्सन है। उसके अंदर ऐसी एनर्जीज फ्लो कर रही हैं कि 20 साल का बच्चा है वो 50 साल का दिखाई देता है। वो 50-60 साल की एनर्जीज़ को रखता है। वो ऐसा लगता है कि यार इतनी सोल डेवलप्ड है इसकी, आत्मा और पर्सनालिटी ऐसी रिफाइंड पर्सनालिटी है जिसकी आप बात नहीं कर सकते। वो इतनी स्ट्रांग बन के निकली है, और समाज, सोसाइटी बहुत बड़ा समस्या, बहुत बड़ा इशू बन के आपकी लाइफ के अंदर प्रवेश कर रही है। और वो आपको दिखाई देगा 25 पे, 27, 29 पे, जब आपकी मैरिज की एज होती है, क्योंकि वहाँ पे समस्याएं जो हैं वो जनरेट होने लग जाती हैं। अब बात आती है कि अगर ये सब कुछ है, मेरा रेट्रो प्लैनेट वो कर्मा ख़त्म करने आया है, चलिए मैं टीचिंग में चला जाऊँगा, मैं फॉरेन उसके साथ या फिर लॉन्ग डिस्टेंस के रिलेशंस को ईजी तरीके से चलाऊंगा, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस को भी दिखाता है। वहाँ पे आपने कुछ ना कुछ पॉल्यूशन करा है, कुछ ना कुछ गलत हरकतें जो हैं, गलत एनर्जीज जो हैं वो एक्टिवेट करी हैं। अब बात आती है कि अगर ये सब कुछ है तो मैं उन एनर्जीज़ को ठीक क्यों नहीं कर पा रहा, कैसे मैं अपने चार्ट के पोटेंशियल को बाहर निकालूँ। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि कौन सा वो प्लैनेट है जो आपके रेट्रो प्लैनेट को देख रहा है। उसके लिए एक बार ट्रिक्स के पार्ट को देखिएगा गाइस, बिलीव मी, ट्रिक्स का पार्ट इसमें बहुत हेल्प करने वाला है।
अगर मैं सिंपल तरीके से कहूँ तो आपका वो थर्ड हाउस है जो कि आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रोल प्ले कर रहा है। अगर थर्ड हाउस आपके साथ हो गया, थर्ड हाउस इज व्हाट योर कम्युनिकेशन, थर्ड हाउस इज योर विल पावर, थर्ड हाउस इज योर रिलेशन विद योर सिबलिंग्स, सपोर्ट फ्रॉम द सिबलिंग साइड, थर्ड हाउस इज योर क्रिएटिविटी, थर्ड हाउस इज आप जब कमज़ोर लोगों के लिए, वीक लोगों के लिए स्टैंड लेते हो, अगर ये आपके साथ हो गया, ये सारे ट्रेड्स अगर आपके अंदर हैं तो आपकी सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। सब्जेक्टिव एग्जाम तो ऐसे निकलेंगे जैसे पता भी नहीं लगेगा। और अगर यही सारी समस्याएं आपके अगेंस्ट हो गई तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है बट कम्स टू सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं निकल पाते, क्योंकि उनकी राइटिंग स्किल, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बिगड़ जाती है। इसीलिए ये जो पर्टिकुलर हाउस है आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जब आप कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाओगे तो आपको लगेगा यार मैं दुनिया में अलोन हो गया हूँ, लेफ्ट ओवर हो गया हूँ, मैं ऐसा हो गया हूँ कि किसी से बात ही नहीं कर पाता, किसी से बोल ही नहीं पाता, अकेला अकेला रहने लगा हूँ। ये समस्याएं आती हैं इस हाउस से। इसीलिए ये भाग्य को कई बार पॉल्यूट कर देता है। एट अ स्टेज यू फील कि मेरे फादर सबके साथ ऐसा हुआ कि वो अकेले हो गए, जहाँ पे उनके साथ बात करने वाला कोई पर्सन जो है वो नहीं था। तो अगर ये हाउस अच्छी तरह चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं चल रहा है तो उपाय करिए। अपने घर के आसपास देखिए, कहीं कोई ऐसी व्यवस्था तो नहीं है कि आपसे बड़ा किसी ने घर बना रखा हो, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप जिस एरिया में रहते हैं आपकी सोसाइटी में आपकी कास्ट या फिर आपकी कम्युनिटी की पॉपुलेशन ही नहीं है, कहीं आप अकेले तो नहीं हैं। अगर आप अकेले हैं तो वो समस्या जनरेट करने वाली चीज़ है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जिसमें आपने कोई लीगल केस जो है वो अपने कंधों पे लेके रखा हो, या कोई लीगल केस जो है वो चल रहा है। ये सारी चीज़ें ही आपको प्रॉब्लम्स देती हैं, क्योंकि 10th हाउस एंड वक्री प्लैनेट, गाइस जिस भी हाउस के अंदर वक्री प्लैनेट बैठते हैं वो उस हाउस की इन डेप्थ स्टडी करते हैं, वो उस हाउस को गहराई तक समझने की कोशिश करते हैं। दशम भाव को आप कहते हो निष्काम कर्म करने का हाउस है, जिसमें आप अपने बारे में नहीं सोचते, आप अपने गेन्स के बारे में नहीं सोचते कि भाई मुझे क्या लाभ होगा। आप बस सोसाइटी, समाज, इनके बारे में सोचने लगते हो, उनके टुवर्ड काम करने लगते हो, उनकी हेल्प करने लगते हो। यह होता है 10th हाउस के अंदर। जैसे ही यहाँ पे रेट्रो प्लैनेट आएंगे वो इंडिकेट यही करेंगे कि भाई यही सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ के अंदर मूव कर रही हैं, चल रही हैं। अब बात आती है कि कैसे इस हाउस को और बेटर करा जाए, क्योंकि जिस भी हाउस में रेट्रो प्लैनेट रहता है वहाँ पे कोई ट्रस्ट इशू होता है, आप उसमें विश्वास नहीं कर पाते। और क्या हो अगर आप अपने बॉस पे ही विश्वास ना कर पाओ, क्या हो अगर आप अपने फादर के डिसीजंस पे ही विश्वास नहीं कर पा रहे, क्या हो अगर आप अपने सीनियर्स के ऊपर विश्वास नहीं करते, यू फील कि भाई मुझे इनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ मुझे नहीं पता कि ये लोग किस तरह से सोचते हैं, आपके और उनके थिंकिंग प्रोसेस ही अलाइंड नहीं हो। क्या हो अगर आप अपनी मैरिज में योर इंटेंशन ऑफ योर मदर इन लॉ उस पर ट्रस्ट ना कर पाओ, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं। यह है ट्रस्ट डेफिसिट ऑफ द प्लैनेट जो रेट्रोग्रेड होके बैठा हुआ है। अब बात आती है कि अगर आपने इन डेप्थ स्टडी करी है 10th हाउस की, अगर आप अपने प्रोफेशन को इतनी गहराई से समझते हो, तो फिर समस्या आ कहाँ रही है। समस्या गाइस कभी भी रेट्रो प्लैनेट से नहीं आती सीधे सीधे, समस्या आती है उस प्लैनेट से जो कि रेट्रो प्लैनेट को देख रहा है। वो एनर्जी है जो कि आपको कोई काम नहीं करने देती, हमेशा आपको स्टॉप करती है। ये उससे कि भाई मैं कोई काम करने जा रहा हूँ वो आपको नहीं करने देगी, विल ट्राई इट्स बेस्ट कि आपको वो रोक दे, अटका दे, भटका दे। इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं? विद सम पॉजिटिव रेमेडीज़। लेकिन कौन सा वो प्लैनेट है, कौन सा वो प्लैनेट जो आपके रेट्रो प्लैनेट को देख रहा है, दृष्टि दिखा रहा है? अब ये तो आपके चार्ट के अंदर अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, बट सीधा सीधा मैं आपको एक हाउस बता सकता हूँ, एक भाव बता सकता हूँ जिसने आपकी ग्रोथ पे समस्याएं या फिर ग्रोथ में प्रॉब्लम्स लाके दी हैं। वो हाउस है 4th हाउस। 4th हाउस इज़ योर हाउस ऑफ इमोशंस, 4th हाउस इज़ द वे यू कनेक्ट विद योर मदर, 4th हाउस इज़ योर सुख स्थान। ये वो पर्टिकुलर हाउस है जो कि आपके लिए एक समस्या का कारण बन सकता है। अगर इसके ट्रेड्स आपके साथ मिल जाएं कि आपको अपने वर्क कल्चर पे जहाँ पे भी आप काम करते हो बड़ा सुख मिल रहा है, इफ़ यू फील कि यार मैं बड़ा कंफर्ट स्थिति में रहता हूँ, काम कंपोज्ड रहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में, तो फिर आपके लिए जीवन में कोई समस्या नहीं है। बट अगर आपका 4th हाउस डिस्टर्ब हो गया तो फिर आप ये समझिए कि समस्याओं के द्वार जो हैं लाइफ में खुल जाते हैं। ये होता है जब 10th हाउस के अंदर कोई प्लैनेट रेट्रो हो, तो वो समस्याएं उस हाउस से नहीं लेके आ रहा। मतलब जॉब में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन आपके घर में कुछ ऐसा होता होगा हर समय जिससे कि आप अपनी वर्क लाइफ में, ऑफिस के अंदर थोड़ा सा बैड फील करते होंगे कि यार बस ये चीज़ मुझे हो रही है और मुझे पसंद नहीं आ रही है, दिस इज़ द मेन थिंग जो कि मुझे डिस्टर्ब कर रही है। ये होता है किसी रेट्रो प्लैनेट के साथ। रेट्रो प्लैनेट आपकी प्रगति को कई बार दबाने की कोशिश कर देते हैं, नॉट कॉज दे आर मैलेफिक, कॉज दे आर अगेंस्ट यू, कॉज
कोई एक ऐसा हाउस है, कोई एक ऐसी एनर्जी है जो कि उन्हें अपना काम नहीं करने दे रही। तो आप अपने प्रोफेशन में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, कुछ ना कुछ आपके घर में होगा। आप सोचोगे यार एकदम से नया प्रोजेक्ट मुझे मिला है, एंड समथिंग हैपन्स इन योर फैमिली, समथिंग हैपन्स इन योर कार, योर बाइक, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको सुख दे रही है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ गया। तो पर्सन अपने पोटेंशियल का अनलॉक कैसे करे, उसका यूज़ कैसे करे, वो बेचारा ध्यान लग रहा है अपने काम पे, और यहाँ पे कुछ दिक्कतें जो है एकदम से हो रही हैं, और आपके बॉस, सीनियर्स, फादर, इनके ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं है। तो इसकी वजह से लाइफ कॉम्प्लिकेट हो सकती है। आपको अपने घर के आसपास देखना चाहिए। अगर ये लेफ्ट ओवर एनर्जी है तो आपके घर के आसपास, आपके ऑफिस के आसपास रिफ्लेक्ट करेगी। वहाँ पे कोई सूखा पेड़ हो गया, या फिर आप कहिए कि वहाँ पे कोई खाली बंजर ज़मीन हो गई, या कोई टूटा हुआ कोई टेम्पल हो गया, उसको सही करा देना इज़ द बेस्ट रेमेडी, जिससे कि आप इस रेट्रो प्लैनेट की नेगेटिव वाइब से बाहर निकल सकते हो फॉर वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए। तो दिस इज़ फॉर द 10th हाउस। लेट अस नो कौन सा प्लैनेट है जो आपका यहाँ पे बैठा हुआ है। जो भी प्लैनेट होगा उसके लिए हम एक स्पेसिफिक सेशन करेंगे, कैसे वही एक ऐसी एनर्जी है जो कि आपको प्लस या माइनस कर रही है, कैसे आपकी लाइफ को बेटर कर रही है या फिर उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। अगर हम बात करें 11th हाउस की, कि मेरा वक्री प्लैनेट 11th हाउस में है, क्या हो सकता है मेरे लिए। जब मैं आपकी स्ट्रेंथ की बात करता हूँ ना, कि कौन सी चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है, वो कौन से वर्क हैं जो आपने पिछले जीवन में बहुत करे हैं, तो वो रेट्रो प्लैनेट से आता है। रेट्रो प्लैनेट हमेशा स्ट्रेंथ को दिखाता है कि आपने इस प्लैनेट को बहुत गहराई से समझा, इन डेप्थ स्टडी है आपकी इस प्लैनेट के ऊपर। 11th हाउस के अंदर वो प्लैनेट बैठा हुआ है। 11th हाउस के ट्रेड्स क्या हो गए, फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया, एसेट्स, और 11th हाउस आपकी इच्छाओं का, डिज़ायर्स को दिखाता है, लेफ्ट ओवर डिज़ायर्स को, कि अब तक जो पूरी नहीं हुई हैं और इस लाइफ में वो कंप्लीट कर लेनी है या उनको हमेशा के लिए त्याग देना है। जैसे ही रेट्रो प्लैनेट 11th हाउस में आया, आपका पूरा ध्यान इन्हीं चीज़ों के आसपास आ गया। पर्सन सोशल मीडिया के फ्रंट पे, डिजिटल मार्केटिंग के फ्रंट पे, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के फ्रंट पे, इन्फ्लुएंसर बनने के फ्रंट पे बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। उसके अंदर वो एनर्जी फ्लो कर रही है जिसमें कि वो आसानी से लोगों को अपना फ्रेंड बना सकता है, दोस्त बना सकता है, क्योंकि वो जानता है कि भाई ये 11th हाउस वर्क कैसे करता है, कैसे लोग जो है वो एसेट के पीछे पागल हो जाते हैं, कैसे शेयर स्टॉक मार्केट में बूम हासिल किया जा सकता है। एक 11th हाउस में रेट्रो प्लैनेट हो तो पर्सन इन चीज़ों को आराम से जानता है, बिकॉज द पर्सन नोज द बेसिक ह्यूमन मेंटालिटी, कि लोग, दोस्त, समाज, सोसाइटी किस तरह से वर्क करते हैं। लेकिन जब भी ट्रस्ट इश्यूज़ आएंगे ना, तो इसको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे भी अपने दोस्तों के साथ ही, सोशल मीडिया के साथ ही। इसको ऐसा लगेगा यार ठीक है, मैंने कुछ समय के लिए सफलता प्राप्त कर ली, बट क्या ये सफलता, ये जो चीज़ है, ये लंबे समय तक स्टे करेगी। एसेट्स अगर डेवलप कर लिए तो द पर्सन उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता रहेगा कि यार ये रहेंगे नहीं रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, और पूरा दिन, पूरा टाइम इसका जो है उन्हीं चीज़ों के अंदर रहते रहते निकल जाएगा। नेगेटिव ट्रेड्स में क्या हो सकते हैं, आपके एसेट्स या फिर आपका बैंक बैलेंस या फिर आपका जो बैंक है, वहीं पे कुछ आप देखें कि यार यहीं पे ही कुछ गलत हो गया। पहले ही समस्या तो यहीं पे हो गई कि यहीं पे मेरा ना नाम सही है, ना इनिशियल सही है, ना कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरे समझ में नहीं आ रही है। तो ये इश्यूज़ शुरुआत में हो सकते हैं। ये एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है विद द रेट्रो प्लैनेट, क्योंकि ये कई बार ट्रस्ट के इश्यूज़ भी लाता है। कई बार तो लोग मैनेजर पे ही विश्वास नहीं करते, यार ये बैंक पे या मैनेजर पे ही मेरा विश्वास नहीं है। ये समस्याएं ये लेके आता है। दोस्तों पे विश्वास नहीं छोड़ता है, क्योंकि आप उसकी इन डेप्थ स्टडी कर चुके हैं ना, आपको तो पता है कि यार ये लोग कैसे चलते हैं, आप उसको इतना गहरा समझ चुके हो। तो ये आपका एक पोटेंशियल का हाउस हो गया, आपकी एक स्ट्रेंथ का हाउस हो गया। लेफ्ट ओवर कर्मास भी इसी पर्टिकुलर हाउस के साथ हैं। एक बार ये देखना चाहिए कि कहीं आपसे बड़ा कोई सिबलिंग तो नहीं है, और अगर है तो उनकी लाइफ के अंदर क्या इवेंट चल रहे हैं। कभी कोई मदर को मिसकैरेज तो नहीं रहा, क्योंकि 11th हाउस रेट्रो प्लैनेट कई बार ये एनर्जीज भी दिखा देता है। अब बात आती है कौन सा वो हाउस है जो आपको रोकेगा, आपकी प्रगति को रोकेगा। सो यू आर समवन जो कि अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत अच्छा कर रहा है, एसेट वाइज जनरेशन अच्छा कर रहा है, सब कुछ चीज़ें अच्छी चल रही हैं, बट देयर हैपन समथिंग वेरी नेगेटिव विद इन योर 5th हाउस। आपके रिलेशनशिप में, योर कनेक्शन विद योर पार्टनर, या फिर आपके एजुकेशन साइड में कुछ बड़ा मैलेफिक हो जाता है, और यही मैलेफिक होना आपकी प्रगति को रोक देता है। तो यहाँ डिलेमास पता है आपको कैसे बनेंगे, यार एजुकेशन करूँ या फिर ड्रॉप आउट लेके कोई बिजनेस कर लूँ, या रिलेशनशिप में रहूँ या फिर दोस्तों के साथ ज़्यादा रहूँ, रिलेशन में फ्रेंड जोन हो जाना। ये वो डिलेमास है जो कि यहाँ पे बनते रहते हैं, होते रहते हैं, या आउटपुट यहाँ पे निकलता रहता है। सो दिस इज़ द बेसिक इशू विद द 5th हाउस एंड 11th हाउस अलाइनमेंट। ये यहाँ पे वर्क नहीं कर पाता है। आपको देखना होगा कि कौन सा प्लैनेट है जो कि आपके लेफ्ट ओवर प्लैनेट को, रेट्रो प्लैनेट को देख रहा है। उसको हम टिप्स और ट्रिक्स के पार्ट के अंदर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो लेट अस नो कौन सा वो प्लैनेट है जो कि आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है। सो हम 3rd सीरीज़ में थोड़ा इसे प्लैनेट स्पेसिफिक करें कि यार हाँ, हमारा एक सब्सक्राइबर है जिसका ये प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ है, तो लेट्स
उस पर्सन के बारे में हम बात करते हैं, तो वो हमें बताइएगा। अगर हम 12th हाउस की बात करें कि माई रेट्रो प्लैनेट इज़ इन द 12th हाउस, देखिएगा इस रेट्रो प्लैनेट जहाँ पे भी होगा वहाँ से वो कुछ कार्मिक एनर्जी को निकालेगा। और वो कार्मिक एनर्जी कैसे निकालता है, वो इन डेप्थ स्टडी करता है, वो बहुत गहराई से समझता है उस पर्टिकुलर हाउस को। 12th हाउस क्या क्या दिखाता है? 12th हाउस दिखाता है इन द जीव कारक, आपके नाना नानी पक्ष को दिखाता है। नाना पक्ष जो है, मदर के फादर हैं, वो 12th हाउस से इंडिकेटेड होते हैं। 12th हाउस इन द पर्सनालिटी, हेल्थ के फ्रंट पे आपकी आंखों को दिखाता है। 12th हाउस फिलॉसफी के अंदर लिबरेशन को दिखाता है, मोक्ष को दिखाता है, समस्याओं से कैसे बाहर आया जाए। ये वो एरियाज़ हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है, इनके ऊपर आपने बहुत गहरा वर्क करा है। यू नो कि भाई ये एरियाज़ किस तरह से चलते हैं, किस तरह से ये वर्कआउट करते हैं। तो अगर ये इन डेप्थ स्टडी है तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन पर्सन को इसी के साथ ट्रस्ट इश्यूज़ भी होते हैं, वो विश्वास नहीं कर पाता। 12th हाउस पे उसका विश्वास जो है डगमगाने लगता है। 12th हाउस पे जब विश्वास डगमगाएगा तो रिलेशनशिप में चीटिंग्स के फेयर इंक्रीज होंगे ही होंगे। 12th हाउस पे जब विश्वास आपका पूरा नहीं होगा तो फॉरेन ट्रैवल करने के बाद भी पर्सन को लगता है यार सेटलमेंट, PR, एजुकेशन की कैसे होगा, ये सब कुछ कैसे चलेगा। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर करने के बाद एक फियर लगता है, तो इन्वेस्टमेंट इनकी एक वीक साइड बन के निकल आती है कई बार। जैसे ही इनको ट्रस्ट इश्यूज़ आए वैसे ही वो साइड जो है वीक हो जाती है। अब इतना तो एक रेट्रो प्लैनेट के बारे में आपने समझा है। अब अगली बात क्या आती है आपको पता है, वो आती है कि कौन आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है। तो कई बार यहाँ पे फ्रेंड सर्कल, अपने दोस्तों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, बिकॉज यू आर समवन जो कि फ्रेंड्स के साथ उसके लेफ्ट ओवर कर्मास हैं, लेकिन वो मेन इश्यूज़ नहीं है, वो मेन समस्याएं नहीं है। समस्या पता है क्या है, कोई प्लैनेट जो इस रेट्रो प्लैनेट को देख रहा है, आप अपने चार्ट में देखिए क्या कोई प्लैनेट इसे देख तो नहीं रहा, और अगर देख रहा है तो वो प्लैनेट बहुत 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 खतरनाक प्लैनेट है। वही प्लैनेट आपको बताएगा क्या आप इस प्लैनेट को यूटिलाइज़ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर यूटिलाइज़ कर लिया तो 12th हाउस का रेट्रो प्लैनेट आपको एक ऐसा बिजनेस सेटअप खड़ा करके देगा जो कि अच्छे अच्छे पैसे वालों के पास नहीं होता। ऐसे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, आपकी मैरिज, रिलेशन, सब कुछ आपको लगेगा सब कुछ मेरे कंट्रोल में, दुनिया मेरे अनुसार चल रही है। और समस्याएं वो प्लैनेट जो इसे देख रहा है, जो इस 12th हाउस को देख रहा है, वो एक समस्या का कारण बन सकता है। अब मुझे वो प्लैनेट के बारे में चार्ट टू चार्ट अलग हो सकता है, पर मैं अगर हाउस के बारे में कहूँ तो आपका 6th हाउस जो है वो जनरली इशूज़ को लेके आता है। तो इन लोगों की लाइफ में डिलेमास आपको पता है कैसे बनते हैं, जॉब वर्सेस बिजनेस, बाउंडेशन वर्सेस फॉरेन ट्रैवल, घर में रहूँ बाहर चला जाऊँ, या फिर आप देखेंगे कि 6th हाउस इज़ ऑल अबाउट हेल्थ या मेडिकल फ्रंट। तो मेडिकल एजुकेशन लेनी है या फिर बिजनेस स्किल या कोई बिजनेस साइड एजुकेशन लेनी है, वहाँ पे कोई डिलेमा इनकी लाइफ के अंदर आ गया। तो डिलेमास जो है वो बनते रहते हैं। ऐसा लगता रहता है यार करूँ तो करूँ क्या और छोड़ूँ तो छोड़ूँ क्या, किस चीज़ से बचूँ, किस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करूँ। दिस हैपन्स विद द रेट्रोग्रेड प्लैनेट एनर्जी। रेट्रो प्लैनेट के साथ ये होता है, नॉट मैक्सिमम टाइम्स बट या इट हैपन्स अ लॉट। अब बात आती है कैसे इस प्लैनेट से बचा जाए, बाहर निकला जाए। गाइस इफ यू वांट टू बी आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रैप, ये एक बहुत खतरनाक ट्रैप है, इससे बाहर निकलना चाहते हो तो देखो अपने 12th हाउस को, या आपके नाना के हाउस में, घर में कुछ ऐसा तो नहीं है जो कि ख़राब हो, बेकार सामान पड़ा है, कोई ख़राब प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, ख़राब जगह उन्होंने इन्वेस्ट करा, या 2 मैरिजेस थी, या फिर उन्होंने आपकी नानी का, आपकी मदर की जो मदर है उनका ध्यान नहीं रखा, या कुछ इश्यूज़ थे वहाँ पे, या उनके बिजनेस में पैसे डूबे थे। जो भी वहाँ पे हुआ है वो आपको इन्फेक्ट करता है, आपको प्रभावित करता है। योर कनेक्शन विद दैम प्रभावित करते हैं आपको। ट्रस्ट तो वहाँ पे कम है, लेकिन एक बार ये चेक करना चाहिए ताकि हमें कुछ ग्रेटर इंसाइट मिल सके कि कैसे इसे हम वर्कआउट कराएं। अब बात आती है टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो फर्स्ट थिंग इज़ रेट्रो प्लैनेट जिस भी हाउस में होता है वो वहाँ पे डीप स्टडी करता है। वो उस हाउस को समझने की कोशिश करता है कि इस हाउस का जीव कारक, जैसे 9th हाउस का जीव कारक इज़ द फादर और ग्रैंडफादर और गुरु, कैसे व्यवहार करते हैं। सेकंड, वहाँ पे वो कन्फ्यूज़न डाल देता है, डिलेमास होते हैं वहाँ पे, जो भी वो जीव कारक होंगे वो कन्फ्यूज़न में रहेंगे। थर्ड, ट्रस्ट डेफिसिट, इंसान को उनके साथ ट्रस्ट नहीं बन पाता, उनके डिसीजंस को वो सही नहीं मानता, उसको ऐसा लगता है यार ये चीज़ें जो ये बता रहे हैं वो ठीक नहीं है। 4th हाउस रेट्रो प्लैनेट, मदर के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट रहता है, वो सोचता है यार ये ठीक बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, क्या करूँ इनका। देन कम्स द 3rd प्लैनेट जो कि उसे सॉल्व करेगा। आप सॉल्व करोगे ना, किसी पर्सन से समझोगे कि यार कैसे चल रहा है, वो कौन पर्सन है जो कि उस हाउस को देख रहा है। कोई प्लैनेट जो कि रेट्रो प्लैनेट को देखता है वो चैलेंजेस लेके आता है, वो आपको सॉल्यूशन नहीं देता, वो आपको समस्याएं देता है, वो आपको उस काम को करने ही नहीं देता। तो अगर उन दोनों के बीच में ठीक कनेक्शन है तो बेस्ट है, नहीं तो समस्याएं जो हैं वो आएंगी ही आएंगी, उन दोनों के कनेक्शन से समस्याएं आएंगी ही आएंगी। एंड थर्ड थिंग, अगर आपको ये कर्मास ख़त्म करने हैं तो रेट्रो प्लैनेट जिस राशि में है, जिस हाउस में है, उसके
कारक डिस्पोजिटर को पकड़िएगा। कई केसेस में तो ऐसा होगा कि शनि की राशि में गुरु बैठा है और शनि खुद ही गुरु को देख रहा है। इसका मतलब है कि इतना कॉम्प्लेक्स चार्ट है जो कि आसानी से समझा ही नहीं जा सकता। जब आप उसे समझ ही नहीं पाओगे तो आप उनके उपाय कैसे करोगे? यू आर डूइंग रेमेडी। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो नीलम पहन के घूम रहे हैं और शनि ही उनको उनकी ग्रोथ नहीं होने दे रहा, एंड दे आर गिविंग पावर टू शनि। ये होता है प्लैनेटों का कॉम्प्लेक्स हो जाना। तो दिस इज फॉर दिस सेशन, बी कनेक्टेड। हम आपको नेम लेटर्स तक बता देंगे कि ये जो नेम लेटर्स हैं ये आपके लिए ठीक नहीं है, यहाँ से चीटिंग हो सकती है और यहाँ से हमेशा सपोर्ट आएगा। तो उसके लिए बी कनेक्टेड एंड लेट अस नो कौन सा प्लैनेट किस हाउस में बैठा हुआ है। थैंक यू गाइस।